देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर हो गया है? यस मैम। अच्छा अच्छा देखो, मेटेरियल कॉस्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेटेरियल कॉस्टिंग में जो भी हम लोगों ने सम्स भी काफी सारा किया, ठीक है, और जो भी थियोरेटिकल चीजें हमें पता होना चाहिए वो भी कर लिया हम लोगों ने। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट पढ़ेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कुछ मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं तो उसमें मेन दो चीज तो लगता ही है, दैट इज रॉ मटेरियल एंड लेबर। और इसके अलावा कुछ अगर होता है तो उसे हम लोग अदर एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड बोलते हैं। तो ये कॉस्ट का जो बेसिक क्लास था वहां पर तो हम लोगों ने ये सारे चीजों को अलग अलग देखा ही है, कौन सा क्या कॉस्ट होता है। ठीक है, वैसे लेबर कॉस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में कुछ भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे मैक्सिमम पोर्शन ऑफ कॉस्ट मटेरियल का होता है। उसके बाद सेकेंड जो मैक्सिमम कॉस्ट इंक्लूडेड होता है वो लेबर में होता है। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरर है कोई भी तो उसका टारगेट ये रहता है कि रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल से हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल को हमें ट्रांसफर करना है फिनिश गुड्स में। यही होता है एक मैन्युफैक्चरर का थिंकिंग कि किस तरह से हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करें। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो इस तरह से ही सोचेगा। तो रॉ मटेरियल के बारे में तो अभी तक हम लोग पढ़ ही रहे थे, दैट इज मेटेरियल कॉस्टिंग, कि किस तरह से रॉ मटेरियल हमें खरीदना चाहिए, कितने सस्ते में हम लोग खरीद सकते हैं, दैट इज ईओक्यू। अगर ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर करेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा चीपेस्ट होगा। अच्छा, कितना लेवल स्टॉक लेवल हमें अरेंज करना चाहिए, जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल को जो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करें वो खुद ब खुद तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन होने के लिए हमें दो चीज का जरूरत हो सकता है। ठीक है, एक तो है लेबर, ठीक है, एक लेबर, और सेकेंड है मशीन। तो मशीन का कॉस्ट भी यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं जो लेबर से चल रहा है। ठीक है, मशीन तो खुद ब खुद नहीं चल सकता है, उसके लिए भी लेबर का जरूरत होता है। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होने के लिए हमें मशीन और लेबर, ये दोनों चीजों का जरूरत होता है। एक हो गया मैन पावर, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और एक हो गया हमारा मतलब मशीन ओरिएंटेड काम। तो ये दोनों चीज हमें चाहिए, तभी जाके हम लोग अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लेबर सिर्फ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने में ही हेल्प नहीं करता है, इसके अलावा सपोज अगर गोडाउन, गोडाउन में रॉ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, गोडाउन में ये है गोडाउन, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है, गोडाउन के अंदर जो रॉ मटेरियल रखा हुआ है, इस रॉ मटेरियल को हम लोग को कहाँ पर ले जाना है, प्रोडक्शन फ्लोर तक लेके जाना पड़ता है, तभी जाके होगा। क्योंकि गोडाउन में तो प्रोडक्शन का काम नहीं होगा, प्रोडक्शन का काम वहां पर होता है जहां फैक्ट्री लगा हुआ है। तो गोडाउन से प्रोडक्शन फ्लोर तक जो हमारा रॉ मटेरियल ट्रांसफर होगा उसके लिए भी हमें कौन हेल्प करेगा, उसके लिए मीडिएटर हमें चाहिए, लेबर। ठीक है, लेबर ही गोडाउन से प्रोडक्शन फ्लोर तक रॉ मटेरियल को लेके जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन फ्लोर में जाने के बाद क्या होगा, प्रोडक्शन फ्लोर में जाने के बाद हमें वहां पर मशीन रिलेटेड ऑपरेशंस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग नॉर्मली आज के डेट पे फैक्ट्री पे मतलब फैक्ट्री लगा हुआ रहता है, सारा काम ह्यूमन बीइंग से नहीं होता है, क्योंकि उससे हम लोग एफिशिएंटली जल्दी जल्दी काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है नहीं, तभी तो इतने सारे मशीन्स का इन्वेंशन हुआ है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन फ्लोर से अब क्या होगा, नेक्स्ट जो काम होगा दैट इज मशीन ऑपरेशंस। ठीक है, तो मशीन ऑपरेशंस का काम होगा, जिसके लिए भी हमें लेबर का जरूरत है, इसके लिए भी हमें लेबर का जरूरत है, लेबर ही मशीन को ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पर देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि लेबर कॉस्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, लेबर का क्या इम्पैक्ट है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने में, मतलब प्रोडक्शन सेक्टर में लेबर किस तरह से हेल्प कर सकता है। जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए लेबर कॉस्ट क्यों मायने रखता है, क्योंकि लेबर बिना मैन्युफैक्चरिंग इनकम्प्लीट है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो खरीद लेंगे, क्या क्या करना है, क्या क्या हमें सोचना चाहिए रॉ मटेरियल
मटेरियल के लिए, वो तो मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इस मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें लेबर और मशीन दोनों चीज का जरूरत होता है, लेकिन मशीन भी सेकेंडरी है, क्योंकि मशीन तो खुद ब खुद नहीं चलेगा, लेबर बिना तो मशीन में भी काम होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लेबर और मशीन ये दोनों चीज का जरूरत होगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए। इसके अलावा रॉ मटेरियल को सबसे पहले हमें स्टोर से या गोडाउन से लेके जाना पड़ता है प्रोडक्शन फ्लोर तक, जिसमें हमें लेबर का हेल्प चाहिए। प्रोडक्शन फ्लोर से जब मशीन रिलेटेड ऑपरेशन होता है तब भी हमें लेबर का हेल्प चाहिए होता है। इसके अलावा लेबर और भी बहुत सारा काम कर सकता है, जैसे सपोज अगर फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है उसे मेंटेन भी तो करना पड़ रहा है, ये जो मशीन ऑपरेशंस है इसे मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फैक्ट्री मेंटेनेंस। अगर हम लोग फैक्ट्री मेंटेनेंस के बारे में सोचे तब भी हमें लेबर का जरूरत है। अगर हम लोग सोचे कि फैक्ट्री को मेंटेन करना है, फैक्ट्री को मेंटेन करना तो जरूरी है, तो उसके लिए भी हमें कौन हेल्प करेगा? लेबर हेल्प करेगा। तो लेबर इसीलिए इस तरह के काम में भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉ मटेरियल को गोडाउन से प्रोडक्शन फ्लोर तक ले जाना या फिर सिर्फ प्रोडक्शन करना, पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए भी हमें लेबर का जरूरत होता है। इसके अलावा फैक्ट्री गुड इवनिंग शुभश्री। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, आज हम लोग लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो लेबर कॉस्टिंग करवा रहे हैं क्योंकि मटेरियल तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वही हम यहाँ पर जरा सा बता देते हैं, जो बोल रहे थे कि दैट इज लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए हमें लेबर का जरूरत होता है और साथ साथ मशीन का भी जरूरत होता है, ठीक है। वो भी इसी लेबर कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है, क्योंकि मशीन लेबर बिना नहीं चलेगा। मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग का जरूरत होता है। इसके अलावा लेबर हमें गोडाउन से रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन फ्लोर तक ले जाने के लिए हेल्प करता है। प्रोडक्शन फ्लोर से मशीन ऑपरेशन यानी फैक्ट्री में ले जाने के लिए भी हेल्प करेगा। फैक्ट्री मेंटेनेंस के काम के लिए भी हमें लेबर का जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, लेबर हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए। ये सब इतना तक मैंने अभी बताया। इसके अलावा फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम होता है, ये भी फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालने के लिए हमें क्या चाहिए? लेबर फोर्स, यानी या फिर वर्क फोर्स हम लोग बोल सकते हैं, यानी वही लेबर। इसके लिए भी हमें वर्क फोर्स का जरूरत होगा, यानी ह्यूमन बीइंग्स का, जिसे हम लोग बोलते हैं लेबर। एक्चुअली कॉस्टिंग में लेबर का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो फैक्ट्री रिलेटेड काम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। और जो मतलब प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं उसे हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए नहीं है उन्हें हम लोग इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। लेकिन बात इतना है कि जो भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ काम हो या फिर जैसे फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी जो काम करेंगे उन्हें भी लेबर बोला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे लेबर कॉस्टिंग में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एनी पर्सन वर्क इन फैक्ट्री इज लेबर वेदर इट इज इन फैक्ट्री डिपार्टमेंट, मतलब फैक्ट्री रिलेटेड काम हो, या फिर जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कोई लेबर हो, वो उनको भी हम लोग यहाँ पर लेबर ही बोलेंगे। इसके अलावा क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, क्लीनिंग मेंटेनेंस का जो काम करते हैं उन्हें भी हम लोग यहाँ पर लेबर ही बोलेंगे, ठीक है। क्लीनिंग मेंटेनेंस। सेलिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, वो फिनिश गुड्स को कैसे बेचना है उस पर ध्यान लगाते हैं, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो सेलिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी जो काम करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं लेबर, ठीक है। सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया। एवरी पर्सन, ठीक है, जो कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस में काम कर रहा है। एवरी पर्सन हु इज
working in the factory premises is a labor। ठीक है। और मतलब यहाँ पर वर्क फोर्स, मैन फोर्स जो लग रहा है, तो इसी से समझ में आएगा कि ये सभी क्या है, वर्कर है। ठीक है, वर्कर यानी लेबर है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग अकाउंट्स में लेबर का मतलब समझते हैं कि सिर्फ अनस्किल्ड लोगों को, लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं। यहाँ पर लेबर का मतलब स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, तीनों कैटेगरी के लोगों को ही हम लोग यहाँ पर लेबर बोलेंगे। यहाँ पर लेबर का मतलब ऐसा नहीं कि जो सिर्फ अनस्किल्ड है। यहाँ पर लेबर का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग से जो भी काम हो रहा है। अब ये जो लेबर है ये स्किल्ड हो सकते हैं, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम करते हैं उन्हें हम लोग स्किल्ड लेबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो सेलिंग डिपार्टमेंट वाले हो गए, तो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये स्किल्ड हो गए। अनस्किल्ड का मतलब जैसे एकदम जो क्लीनिंग मेंटेनेंस वाला काम कर रहे हैं, या फिर डायरेक्टली प्रोडक्शन रॉ मटेरियल ले जाने का, लेके आने का, ये सब काम कर रहे हैं, मतलब उनमें उतना स्किल्ड नहीं है, और है भी तो एडुकेशन वाला नहीं है, मतलब फिजिकल वर्क वाला स्किल्ड है, उन्हें हम लोग बोलते हैं अनस्किल्ड। ठीक है, और सेमी स्किल्ड भी होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं है कि उनके पास स्किल्ड नहीं है, सेमी स्किल्ड है। ठीक है, तो इस तरह के वर्कर भी होते हैं। जो अनस्किल्ड होते हैं वो साफ सफाई वगैरह जैसे कि मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री जो चलाते हैं उनका भी स्किल्ड होता है, उनके टाइप का स्किल्ड होता है, तभी वो फैक्ट्री में मशीन ऑपरेट कर पाते, तो उनके पास भी स्किल्ड होता है, वो सेमी स्किल्ड टाइप होते हैं। तो यहाँ पर लेबर का मतलब ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ फिजिकल वर्क करते हैं, जिनके पास उतना एडुकेशन नहीं होता है, इस तरह का काम करते हैं, फिजिकल वर्क पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें हम लोग लेबर बोले, ऐसा बात नहीं। कॉस्टिंग में लेबर का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग के थ्रू से जो भी काम होता है, वो स्किल्ड हो सकते हैं, अनस्किल्ड हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं। ठीक है, और लेबर जो है वो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करवाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख देते हैं, लेबर इज important for smooth running of business। बिना लेबर के हम लोग अपना प्रोडक्शन वाला बिजनेस जो है, या फिर कैसा भी बिजनेस हो, बिना लेबर के हम लोग अपना बिजनेस को चला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से हमें लेबर का जरूरत है, क्योंकि कुछ भी काम करेंगे वहां पर हमें लेबर का जरूरत होगा, कैसा भी काम करें। स्किल्ड काम करेंगे तो स्किल्ड लेबर का, अनस्किल्ड करेंगे तो अनस्किल्ड लेबर का, और सेमी स्किल्ड काम करेंगे तो उस तरह के लेबर का हमें जरूरत होगा। तो इसीलिए लेबर कॉस्टिंग हमें समझना पड़ेगा। तो लेबर का जरूरत तो समझ में आ गया, अब इसका कॉस्टिंग क्यों करें। ठीक है, इसका कॉस्टिंग इसलिए करना है कि लेबर को तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, लेबर तो फ्री में काम नहीं करेगा, और करे भी क्यों, कोई किसी के लिए फ्री में थोड़ी ना कुछ करेगा, तो लेबर को हमें कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, वो अगर काम करेगा, उसका टाइम देगा, तो हमें तो उन्हें कुछ देना पड़ेगा। तो लेबर को नॉर्मली हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो लेबर को जो दिया जाता है उसको वेजेस बोला जाता है। ठीक है, वेजेस नॉर्मली किसे दिया जाता है, इन तीन कैटेगरी में से किनको पेमेंट करने से वेजेस बोला जाएगा, स्किल्ड, अनस्किल्ड, या सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ठीक है, वेजेस दिया जाता है, और क्या दिया जाता है, सैलरी दे सकते हैं। ठीक है, सैलरी नॉर्मली स्किल्ड लोगों को दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा बोनस मिल जाता है। ठीक है, बोनस मिल सकता है, और क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव। हाँ बोलो। कमीशन। कमीशन, कमीशन एजेंट लोगों को मिलता है, हम लोग कमीशन जो ओवर टाइम। लैंग्वेज, ओवर टाइम, हाँ कमीशन ठीक है, लेकिन वो एजेंट के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा, है ना। लेबर तो डेली वर्कर है, तो ओवर टाइम हम लोग बोल सकते हैं, हाँ ओवर टाइम बोलेंगे, ये चलेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, और तुम लोग टैक्स में पढ़े हो ना, और क्या होता है, जैसे कि पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है, तो कुछ पेंशन वगैरह होता है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी होता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। ठीक है, तो उतना अभी नहीं लिख रहा है, ठीक है, ये टर्म हमें पता है, जस्ट टर्म को थोड़ा सा बता दिया मैंने। तो इस तरह का पेमेंट होता है लेबर लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह का जो पेमेंट होता है ये इन कैश नॉर्मली होता है। ठीक है, कैश में दिया जाता है, या फिर कभी कभी लेबर को काइंड में भी पेमेंट किया जाता है। जो भी तुम लोग टैक्स में पढ़े हो उसे क्या बोला जाता है, बोलो। टैक्स में पढ़े होगे कि सैलरी वाले चैप्टर में ही होता है, जब एम्प्लॉय कुछ हेल्प कर देता है ना, मतलब मान लो घर दे दिया गया, ऑफिस के तरफ से घर है, ऑफिस के तरफ,
परक्विजिट, उसे क्या बोलते हैं, इन काइंड, ठीक है, मतलब कैश में नहीं देके इन काइंड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं परक्विजिट। तो इसीलिए लेबर को हम लोग बोल सकते हैं कि कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं और काइंड में भी दे सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन से ऑर्गेनाइजेशन में क्या, कैश तो कुछ मिलेगा ही मिलेगा लेकिन उसके साथ काइंड में भी मिल सकता है। तो इस तरह का पेमेंट लेबर लोगों को मिलता है। नाउ लेबर कॉस्ट जो है, तो लेबर को पेमेंट करेंगे तो उसका कॉस्ट भी हो जाएगा, मतलब जो पेमेंट कर रहे हैं खर्चा, कॉस्ट मतलब क्या, एक्सपेंस, ठीक है, लेबर को पेमेंट कर रहे हैं तो लेबर के लिए खर्चा भी होगा। और कॉस्टिंग में हमारा, हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, हर एक कॉस्ट को हमें कंट्रोल करना चाहिए या रिड्यूस करने का कोशिश करना चाहिए, मतलब जो है या तो उससे कम करने का कोशिश करेंगे या फिर जो है उसे कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे मेटेरियल में भी हम लोगों ने देखा था, मेटेरियल का कॉस्ट को रिड्यूस करने का कोशिश करना चाहिए या फिर रिड्यूस नहीं होता है तो जहां है वहीं तक कंट्रोल में रखने का कोशिश करना चाहिए। तो लेबर कॉस्ट को भी उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करने का कोशिश करना है या फिर बोलो कि एडमिनिस्ट्रेट करने का कोशिश करना है, एडमिनिस्टर करने का कोशिश करना पड़ता है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट को भी हमें इस तरह से मतलब किसी एक मतलब किसी तरह से कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कॉस्टिंग किसी भी चीज में ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे प्रोडक्ट पे पड़ेगा, तो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बढ़ेगा, तो कॉस्टिंग बढ़ेगा तो मार्केट में compete नहीं कर पाएगा बाकी लोगों के साथ। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट अगर हम लोग बहुत ज्यादा कम नहीं भी कर पाते तो मार्केट में बाकी कंपटीटर का जितना हो रहा है एटलीस्ट उतना तो हो, ठीक है, तो एक्सेसिवली हाई नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल और एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या लेबर को कम पेमेंट करें, बाकी लोग अगर डेली का 500 दे रहे हैं तो क्या हम लोग 400 देंगे, कौन काम करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि मार्केट का तो एक रेट रहता है कि इस तरह के काम का रेट इतना है, इस तरह के काम, जैसे जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनका डेली का वेज रेट अलग होता है, जो कुछ और तरह के काम करते हैं, जो मॉल्स वगैरह में रहते हैं उनका तो सैलरी जैसा होता है, ठीक है। तो जिनको लेबर का चार्जेस मिलता है डेली, तो अलग अलग काम का अलग अलग चार्जेस होता है, मार्केट रेट होता है, उसी के अंदर सभी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने हिसाब से कम या ज्यादा, ज्यादा तो कोई करेगा नहीं, कम हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग कम देके अपने कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हम लोगों ने सही लोगों को सही जगह पे काम पे लगाया है कि नहीं। जैसे कि अगर हम लोगों ने किसी स्किल्ड पर्सन को अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जगह पे लगा दिया तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई अनस्किल्ड लोगों को स्किल्ड जगह पे लगा दिया तो फिर कैसे होगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। जो जिस काम में ज्यादा एफिशिएंट है, जिसको जो काम परफेक्टली आता है उसे वही काम करना चाहिए और उससे वही काम करवाना भी चाहिए, तभी जाके उसका परफॉर्मेंस लेवल जो है वो हाई होगा, ठीक है। तो तभी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन से लोगों को किस तरह के कैटेगरी के काम में अपॉइंट करना चाहिए उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमें ये देखना पड़ेगा जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या है लेबर का, ठीक है। तो एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करके हमें उनको पेमेंट करना चाहिए। तो पहला बात है कि हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपॉइंट परफेक्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, उनके स्किल के रिगार्डिंग हमें लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। सेकंड जो है, हमें एफिशिएंसी चेक करना चाहिए जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ऑफ लेबर, चेक एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड पे अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो एफिशिएंसी देख के हमें पे करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि एफिशिएंसी देख के हमें पे करना चाहिए, इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है। सपोज एक लेबर है, लेबर ए, ठीक है, ये है लेबर ए, ठीक है, यहां पर बना देते हैं लेबर बी, ठीक है, ये हो गया लेबर बी। अब लेबर ए जो है इनको सैलरी मिलता है, सपोज इनको सैलरी मिलता है 15,000
पर मंथ, ठीक है, 15,000 पर मंथ करके इनको सैलरी मिल रहा है, ठीक है। और जब हम लोग इनसे मतलब सबका तो एक काम का क्वांटिटी होता है कि इस इंसान को हम ये काम दिए हैं तो ये काम इसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, एक मंथ के अंदर कुछ एक प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करना पड़ेगा, ऐसा होता है, सबके ऊपर अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे तुम लोग का जो एग्जाम है वो 6 मंथ्स के अंदर होता है, साल में 2 बार होता है, तो जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, चाहे कोई कहीं पर भी पढ़े, अगर कोई इस तरह के कोर्सेज करवा रहे जो 6 महीने के अंदर 2 बार एग्जाम होता है, तो एज ए टीचर अगर देखें तो हम लोग अगर अपने आप को एक बार लेबर समझे कि हम लोग स्किल्ड लेबर है, पढ़ा रहे, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ्स के अंदर सारा चीजों को कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो ये एक पैटर्न है कि मुझे इतना इतना मुझे ये चीज करवाना पड़ेगा, 6 मंथ्स ही मुझे टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। उसी तरह से हर एक इंसान का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे टाइम पे कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो कोई किसी को काम पे रखेगा, नहीं तो क्यों रखेगा, अगर बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो क्यों रखा जाएगा, ठीक है। तो सबको सभी एक दूसरे के साथ इसी तरह से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सैलरी 15,000 दे रहे हैं, लेकिन काम जो मिल रहा है, हमें जो रिटर्न मिल रहा है, ये लेबर ए से जो हमें रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न में क्या मिलेगा, जो काम इनको दिया गया, तो रिटर्न जो है वो पोर क्वालिटी का मिल रहा है, ठीक है। पोर क्वालिटी का क्यों मिल रहा है, ये हमें काम करके जो दे रहा है वो 10,000 रुपए का है, मतलब हम लोग अगर देखें इसे चेक करके कि मंथली 15,000 तो दे रहा है, लेकिन ये जो काम करके हमें रिटर्न में दे रहे हैं वो सिर्फ 10,000 के ही मतलब इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब 5,000 का तो हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग 15,000 उसे पेमेंट कर रहे हैं, जबकि उसको 15,000 का जो काम दिया गया है वो नहीं कर पा रहा है, वो 10,000 रुपए का ही काम कर पा रहा है। जो काम का क्वालिटी है या क्वांटिटी है, इस तरह से हम लोग अगर चेक करें तो वो दिख रहा है कि 10,000 रुपए का ही कर रहा है। तो उसे 15,000 अगर देते हैं तो हमारा कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि दे तो रहे हैं 15,000 लेकिन रिटर्न में 10,000 का ही काम मिल रहा है, तो कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है, यानी इनका एफिशिएंसी लेवल कम होगा, इसीलिए ये उतने टाइम में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज हमें देखना चाहिए पेमेंट करते वक्त, कहीं हम लोगों ने गलत लोगों को तो काम पे नहीं रख लिया, अगर गलत लोगों को काम पे रख लिया है तो ऑब्वियसली कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अपने लेबर के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं रूटीन चेकअप के थ्रू से कि हाँ किससे कितना क्या रिटर्न बेनिफिट हमें मिल रहा है। सिमिलरली मान लो लेबर बी जो है, इनको सैलरी मिलता है, इनको भी सैलरी मिलता है सपोज 15,000 पर मंथ, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा चेकिंग वगैरह कर रहे हैं कि इनसे क्या रिटर्न मिल रहा है, देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहे हैं, तो इनका जब रिटर्न देखा गया तो देख रहे हैं कि इनको 15,000 देते हैं, बट ये जो काम कर रहे हैं ना, ये करके दे रहे हैं 25,000 का काम। सपोज 25,000 पर मंथ में जो लोग काम करेंगे, मतलब ये इतने एफिशिएंट है, इतने मन लगा के काम कर रहे हैं कि ये 25,000 पर मंथ वाला काम करके हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कम में कर रहे हैं, तो क्या इन्हें कम ही पैसा देंगे, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना चाहिए, इन्हें मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि इनको मोटिवेट करके फायदा नहीं है, इनको ऐसे ही ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये कामचोर है, आ रहे हैं कम काम करके चले जा रहे हैं, तो इनके पीछे ध्यान मत दो, इनको मतलब इनको हटा दो ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होता है, ठीक है। लेकिन इस तरह के जो पर्सन है, यानी लेबर बी के तरह, जो कि पेमेंट इन्हें जितना मिल रहा है उससे ज्यादा ये रिटर्न दे रहे हैं, इतने मेहनती हैं, इतने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, इनके पास इतना अच्छा मतलब इनका स्किल्ड वगैरह भी अच्छा होगा, ठीक है, इनका जो मतलब कोशिश है वो भी बहुत अच्छा होगा, तो हमें रिटर्न एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा लगभग हमें 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो हम लोग मोटिवेट करने के लिए इन्हें क्या करेंगे, हम लोग लेबर बी को मोटिवेट करने का कोशिश करेंगे, मोटिवेट करने का कोशिश करेंगे, और मोटिवेशन के तौर पे क्या देंगे, इन्हें इंसेंटिव देंगे। तब आता है इंसेंटिव का बात, ठीक है, मतलब जो आपको सैलरी मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, सैलरी प्लस हम लोग आपको कुछ देंगे। तो 15,000 आपको मिल रहा है पर मंथ, ठीक है, और सपोज हम लोग आपको इंसेंटिव भी दे देते हैं यहाँ पर 5,000 करके, ठीक है, 5,000 करके सपोज पर मंथ ही दे रहे हैं इंसेंटिव, ठीक है। अगर आप ऐसा ही काम करेंगे तो आपको, तो लेबर भी खुश, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी एक मतलब उसको भी एक आशा मतलब होप रहेगा ना कि मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, उसे भी पता चल रहा है हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो मोटिवेट रहे, उनको ऐसा ना लगे कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेरे तरफ तो कुछ अलग से ध्यान नहीं जा रहा है किसी का भी, तो हम इतना काम क्यों करें, हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना मुझे बोला गया है। तो ये सैलरी जो है
इसके साथ एक्स्ट्रा चाहे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकती है, इंसेंटिव दे सकती है और इस तरह के अच्छे वर्कर को रख सकती है। इससे इनका कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। कैसे कॉस्ट रिड्यूस होगा? पहला बात ये है कि एक वर्कर का काम, ये मान लो कि ये 25,000 हो रहा है, ठीक है। इसे ना एक बार 25 के जगह एक बार समझने के लिए हम यहाँ पर 30,000 कर देते हैं, ठीक है। 30,000 करने से क्या होगा, तो इसको भी बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इंसेंटिव इनका कर देते हैं सपोज 10,000 कर देते हैं एक बार, ठीक है। 10,000 कर देते हैं। तो देखो, एक वर्कर जिसको 15,000 सैलरी दे रहा है वो रिटर्न में 30,000 का काम हमें दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो अकेला ही 2 वर्कर का काम कर रहा है, क्योंकि अगर 30,000 का काम चाहिए तो हमें 15,000 वाला और एक वर्कर रखना पड़ता, तो एक वर्कर ही हमें 2 वर्कर का काम दे रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारा रिड्यूस हो जाएगा अगर हम लोग वर्कर को मोटिवेट रखेंगे। अब ये इस तरह का मेहनत, कड़ा मेहनत कब तक करेगा? अगर इसे इंसेंटिव वगैरह मिलेगा तब ना जाके वो मोटिवेट होके करेगा, अदरवाइज कुछ दिन करेगा उसके बाद नहीं करेगा। उसके बाद 15,000 के लिए जितना होता है काम उतना ही करेगा, क्यों करेगा एक्स्ट्रा काम? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम लोग एक लोगों से ही 2 लोगों का काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये कर पा रहे हैं तो करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमें कंपनी के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी अपना कॉस्ट कैसे कम करे, क्योंकि लेबर की तरह से नहीं सोचना है हमें, क्योंकि लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करे तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना कॉस्ट कम कर सकता है। तो 2 वर्कर को रखते तो 30,000 देना पड़ता है, एक वर्कर को 15,000 देने से ही हो जा रहा है काम, 30,000 का मिल रहा है, लेकिन उसको मोटिवेट रखने के लिए हम लोग उसे इंसेंटिव भी दे रहे हैं। तो हमारा इंसेंटिव मिला के 25,000 ही हो रहा है, ठीक है, पर मंथ। जहां पर 2 वर्कर को रखने से 30,000 देना पड़ रहा था। तो ओवरऑल अगर कॉस्ट देखें तो वो भी हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट ये भी हमारा रिड्यूस होगा। अच्छा, और थर्ड जो है, काम भी हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है, काम भी हमें ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने लेबर कॉस्ट को रिड्यूस एंड कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे, फालतू का कॉस्ट बढ़ रहा है तो ऐसे एम्प्लॉय को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, छांट देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे वर्कर को हमें देखना पड़ेगा कि कौन ऐसे ऐसे कितने सारे वर्कर हैं, उन्हें इंसेंटिव दो, उनको मोटिवेट रखो, तब जाके हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल हुआ, यहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो लेबर कॉस्ट है उसे हम लोग कंट्रोल एंड रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब लेबर कॉस्ट भी 2 तरह का होता है, जैसे मेटेरियल कॉस्ट होता है, ठीक है। हर तरह का कॉस्ट का तो 2 पार्ट हो सकता है, ठीक है। अलग अलग तरीके का कॉस्ट का मतलब पार्ट होता है जो हम लोग बेसिक में पढ़े हैं, लेकिन हर एक कॉस्ट में हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो हम लोग बेसिक क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। हर एक एलिमेंट यानी मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, मतलब अगर वो नहीं आते हैं तो प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है, ऐसे लेबर को हम लोग बोलते हैं, ऐसे लेबर को जो पेमेंट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा और सबसे अच्छा डेफिनेशन इसका ये होता है, जब वो फिनिश गुड्स बन के रेडी हो रहा है तो हम लोग उसको देख के बता सकते हैं कि इसमें लेबर का चार्जेस कितना है। तो लेबर का चार्जेस जो हम लोग मतलब फिनिश गुड्स को देख के बता सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है एनी लेबर कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, ये ऑलरेडी मेरा लिखवाया हुआ है तो इसे ज्यादा नहीं लिख रहे, इसलिए आइडेंटिफाइड इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एक यूनिट फिनिश गुड्स में जिसका कॉस्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसे ही हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोग मान लो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं, फर्नीचर बना रहे, ठीक है। फर्नीचर में सपोज हम लोग बना रहे चेयर, ठीक है। तो चेयर बना रहे, तो चेयर तो कोई वर्कर ही बना रहा होगा, ठीक है, कोई लेबर ही बना रहा होगा। तो एक चेयर का मान लो हो जाता है
1,000 रुपया टोटल, ठीक है, 1,000 रुपया एक चेयर का कॉस्ट हो जा रहा है। तो ये चेयर बनाने के लिए लेबर मान लो ले रहा है 700 रुपए, ठीक है, 700 रुपए ले रहा है ये चेयर पूरा बनवाने का, लेबर कॉस्ट लग रहा है 700 रुपए। तो जो लेबर कॉस्ट लग रहा है 700 रुपए, या फिर थोड़ा सा कम कर देते क्योंकि मेटेरियल का कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है, तो मान लो मेटेरियल लग रहा है 600 रुपए का, लेबर कॉस्ट लग रहा है 300 रुपए का, और अदर कॉस्ट 100, हाँ हो गया 1000, ठीक है। तो ये 300 रुपए जो लेबर ले रहा है, जब चेयर बन जाएगा हम लोग देख के आराम से बता सकते हैं इसमें 600 रुपए का लकड़ी लगा है और 300 रुपए का लेबर चार्जेस लगा है, ठीक है। तो जो कॉस्ट फिनिश गुड्स में हम लोग आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है कि ये ऐसा कॉस्ट है जो 1 यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इट इज दैट labor cost which can't be identified in 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि जहां पर ये चेयर मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, वहां पर मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री लगा हुआ है जहां पर चेयर मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां पर लगभग 50 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 50 लोग काम कर रहे हैं, और ये 50 लोगों को देखने के लिए कि ये कैसा काम कर रहे हैं हम लोगों ने एक सुपरवाइजर को रख दिया, ठीक है। ये 50 लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर को अपॉइंट किया है, और इनको हम लोग सैलरी देते हैं सपोज 10,000 पर मंथ, ठीक है, 10,000 पर मंथ सुपरवाइजर को अगर हम लोग सैलरी देते हैं। अब जैसे ही चेयर बन के रेडी हो गया, क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि एक चेयर जो बन के रेडी हुआ उसमें इस सुपरवाइजर का 10,000 का कितना पोर्शन उस चेयर में लगा, मतलब कंट्रीब्यूटेड है, क्या ये हम लोग इजीली बता सकते हैं? सोचो, क्या हम लोग नहीं बता सकते हैं? तो ये खर्चा तो ऑब्वियसली लगा है, लेकिन ये हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकते कि एक चेयर में सुपरवाइजर का मतलब 5 रुपया लगा कि 10 रुपया, 5-10 तो नहीं होगा, 100 रुपया लग रहा है, ये भी हम लोग नहीं बता सकते इजीली। लेकिन लेबर बता दिया हम एक चेयर बनाने का 300 रुपए लेते हैं, तो ये हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। और ये देखो, अगर ये यहाँ पर जो लेबर काम कर रहे हैं फर्नीचर रिलेटेड, ये अगर नहीं आएंगे तो काम बंद हो जाएगा, ठीक है, एक लेबर का काम तो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर सुपरवाइजर नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है, उन्हें ऑब्जर्व जो कर रहे हैं उस दिन ऑब्जर्वेशन बंद रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सब लेबर कॉस्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, जिसे हम लोग इजीली फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो क्या ये खर्चा प्रोडक्ट में चार्ज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कस्टमर से ही तो रिकवर करना है, लेकिन इसके लिए अलग चैप्टर है, दैट इज ओवरहेड। किस तरह से हम लोग ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे को प्रोडक्ट में चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड, जो लेबर के बाद पढ़ा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने मेटेरियल पढ़ लिया, अब हम लोग लेबर पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड, ठीक है। तो ये अगर हम लोग एक यूनिट फिनिश गुड्स में नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? आइडल टाइम, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइडल टाइम। अच्छा, आइडल टाइम का मतलब है कि जब मतलब वर्कर आया तो है काम करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पे वो काम नहीं कर रहा है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है कोई पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब होता है when no work is done, that is when time is not spent in work, then it is called idle टाइम। मतलब वर्कर प्रेजेंट तो है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर आए हुए हैं, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, ठीक है। वे नो प्रोडक्शन कर दो, इसके वर्क के जगह वर्क नहीं, नो प्रोडक्शन, अगर किसी भी तरह का प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है, तो इस टाइम को हम लोग बोलते हैं
आइडल टाइम, ठीक है। तो जब कोई प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है लेकिन वर्कर प्रेजेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं आइडल टाइम। और आइडल टाइम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। आइडल टाइम जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम और होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल और एबनॉर्मल आइडल टाइम में फर्क क्या होता है, देखो। नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो पार्ट ऑफ वर्क होता है। पार्ट ऑफ वर्क का मतलब, जैसे देखो, नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब ये है, जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अभी क्लास ले रहे हैं, ऐसा पेज पलटा मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पर आके ये कलर चेंज किया, फिर यहाँ से कुछ हम कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इस टाइम में हम तुम लोग को पढ़ा नहीं पा रहे, तो 2 सेकेंड 3 सेकेंड जो भी जा रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे आइडल टाइम। क्यों आइडल टाइम बोलेंगे, क्योंकि मेरा काम क्या है, पढ़ाना, ठीक है। अभी हम लोग क्यों क्या कर क्या रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, क्लास, ठीक है। हम क्लास करवाएंगे, तुम लोग क्लास कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने ऐसे किया या फिर कभी ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें जो टाइम जा रहा है, इसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन ये मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मुझे लिखना है तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। मुझे ये नॉर्मली हम ब्लैक ये वाला कलर से लिखते हैं, तो ये कलर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे, तो ये सब नॉर्मल बात है, ये तो होगा ही। या फिर मान लो पढ़ाते पढ़ाते मुझे थोड़ा पानी प्यास लग गया, तो मैंने पानी पी लिया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो ये अनअवॉइडेबल है। अब ह्यूमन बीइंग है तो उसे प्यास लग ही सकता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है तो वो मतलब अगर लिखवाना है तो पेज पलटना ही पड़ेगा। तो जो एक्टिविटी से रिलेटेड है, मतलब हम कोई ऐसे ही बैठ के टाइम पास नहीं कर रहे, अगर हम कुछ रिलेटेड काम कर रहे हैं लेकिन उससे प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब तुम लोग को पढ़ा रहे जो बोल रहे हैं, तो जब हम पेज पलटते हैं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये नॉर्मल आइडल टाइम है, अनअवॉइडेबल है, जो एक्टिविटी से रिलेटेड है, जरूरत है, करना ही पड़ेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। वैसे वर्कर का नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, नॉर्मल आइडल टाइम वर्कर का होता है कि वो फैक्ट्री में तो आ गया, लेकिन अब फैक्ट्री गेट से जहां पर काम हो रहा है वहां तक जाने के लिए मान लो 2-3 मिनट चल के जाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा दूर पे है, बड़ा सा प्रेमाइसेस है, तो ये नॉर्मल आइडल टाइम है। वो जो चल के जाएगा वहां पर अगर या 2 या 3 मिनट जो जा रहा है, या फिर मान लो जब वो लोग एंटर लेते हैं तो उन्हें रजिस्टर भी करना पड़ता है, ठीक है। मतलब वहां पर अपना अटेंडेंस दिखाना पड़ता है, तो जाएंगे फैक्ट्री, फैक्ट्री में जाने के पहले वहां पर मान लो साइन कर रहे हैं कि हम इतने बजे एंटर कर रहे हैं, तो इसमें भी तो थोड़ा बहुत टाइम जाता है। तो ये सब नॉर्मल है, ये पार्ट ऑफ एक्टिविटी है, ये करना ही पड़ेगा। तो ये सब जब हम लोग कर रहे हैं, इसे बोला जाता है नॉर्मल आइडल टाइम, जहां जब प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, सही बात है, लेकिन इस टाइम को हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है नॉर्मल आइडल टाइम। या फिर मान लो वो मशीन सेटअप कर रहा है, अब घर से फैक्ट्री तक आ गया, मतलब घर से ऑर्गेनाइजेशन आ गया, वहां पर खुद का नाम रजिस्टर करवाया कि हम इतने बजे एंटर कर रहे हैं, फिर फैक्ट्री तक चल के गया, फिर फैक्ट्री में जाके तो काम स्टार्ट नहीं हो जाएगा, फैक्ट्री का मशीन वगैरह सेटअप करेगा, फिर उसके बाद चलाएगा। तो सेटिंग अप में जो टाइम जा रहा है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल आइडल टाइम बोलेंगे। इस बीच में लंच टाइम आ सकता है, ठीक है, टी ब्रेक आ सकता है, तो ये सब तो इंसान का जरूरत है। तो ये सब के वजह से जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जिस टाइम में, उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल आइडल टाइम। या फिर थोड़ा बहुत अगर रेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, रेस्ट तो करना पड़ेगा, कोई मशीन तो नहीं है कि वो लगातार काम करता रहे बिना रुके, तो अगर 15-20 मिनट रेस्ट कर रहा है तो वो भी नॉर्मल आइडल टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल आइडल टाइम होता है। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, बेसिकली ये होता है पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, और इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू रूटीन इवेंट, ठीक है। रूटीन इवेंट्स के वजह से ये होता है, ठीक है, रूटीन इवेंट्स के वजह से होता है। अब रूटीन इवेंट्स में क्या क्या होता है, जैसे रूटीन इवेंट्स में अभी मैंने बोला कि अगर कोई वर्कर फैक्ट्री गेट से प्लेस ऑफ वर्क तक जाता है, मान लो ये है फैक्ट्री गेट, फैक्ट्री गेट से अगर वो जाना चाहता है प्लेस ऑफ वर्क, मतलब एंटर किया, फिर जहां पर उसका काम है वहां तक जाने के लिए जो टाइम जा रहा है, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है, जैसे मैंने बोला, सेटिंग अप ऑफ मशीन, सेटिंग अप ऑफ मशीन,
काम जहां करना है वहां तो पहुंच गया, अब मशीन का सेटअप करना पड़ेगा तब जाके मशीन चला सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा लंच टाइम, लंच टाइम भी चाहिए, थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम भी चाहिए, तो रेस्टिंग टाइम, लगातार काम नहीं कर पाएगा कोई भी इंसान, तो रेस्टिंग टाइम हो गया। इसके अलावा इंटरवल बिटवीन टू जॉब, मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए एक जो टाइम ड्यूरेशन लग जाता है उसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी इंटरवल, इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर, ठीक है। तो ये सब हो जाता है नॉर्मल आइडल टाइम का एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये नॉर्मल आइडल टाइम को हम लोग क्या ट्रीट करें? नॉर्मल आइडल टाइम को हम लोग कॉस्ट ऑफ, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके नीचे अगर तुम लोग के पास जगह है तो तुम लोग इसके नीचे ही लिख सकते हो, हम इधर लिख रहे हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है ऐसे आइडल टाइम का, क्योंकि ये क्या है, ये अनअवॉइडेबल है, इसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम लोग इसे कहां पर ट्रीट करेंगे, इसे हम लोग मान लेंगे पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही मानेंगे। अब इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानेंगे मतलब अगर कोई लेबर ये फैक्ट्री गेट से वर्क प्लेस तक जा रहा है, सेटिंग अप कर रहा है मशीन, लंच टाइम है, रेस्टिंग टाइम है, एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहा है, तो मान लो एक वर्कर को नॉर्मली काम करना पड़ता है सपोज 9 से 6 बजे तक, ठीक है, 9 से 6 बजे, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 9 से 6 बजे तक काम करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है 7 घंटा, नॉर्मली 9 से 6 9 घंटा हो रहा है, आई थिंक 9 से 6, हाँ 9 घंटा हो रहा है, 9 आवर्स हो रहा है, ठीक है। अब मान लो 7 आवर्स ही जो है वो प्रोडक्शन का काम कर सकता है, बाकी 2 घंटा कहाँ गया, बाकी 2 घंटा में मान लो वो गेट से या फैक्ट्री गेट से प्लेस ऑफ वर्क तक आते आते उसे लग जाता है 15 मिनट, मतलब वो रजिस्टर वगैरह करते करते लग जाता है 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद मशीन वगैरह सेटअप करता है उसमें लग जाता है 15 मिनट सपोज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका जो लंच टाइम है, सपोज लंच टाइम में लग गया, ये थोड़ा सा 45 मिनट्स लिख देते हैं इसे, ठीक है, 45 मिनट्स हो गया। अच्छा, इसके अलावा मान लो रेस्टिंग टाइम जो है, रेस्टिंग टाइम हो गया 45 मिनट्स ले लेते हैं, ठीक है, 45 मिनट्स, और इसके अलावा और कुछ थोड़ा सा मान लो 15 मिनट, ठीक है। तो टोटल देखते कितना हो गया, 15 15 और 15, 45 3 बार हो गया ना, कितना हो रहा है, जो भी हो, मुझे 2 घंटा करना है, 2 घंटा मतलब मुझे कितना करना पड़ेगा, 2 घंटा अगर करेंगे तो 135। ये 135 हो गया ना, 15 3 बार यस हो मैम, गया। यस मैम। अच्छा, 135 मुझे चाहिए 16 to 2, 120 चाहिए। अच्छा 135, अच्छा मेरा कितना ज्यादा हो गया, 15 मिनट हटा देते हैं, हो जाएगा, 15 मिनट हटा देते हैं, तो ये हो गया 120 मिनट यानी 2 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटा इस तरह से क्या हो जाता है, नॉर्मल आइडल टाइम की वजह से चला जाता है। तो प्रोडक्टिव वर्क कितना होता है, 7 घंटा होता है, ठीक है, प्रोडक्टिव वर्क जो है वो 7 घंटा होता है। तो क्या हम लोग वर्कर को ये बोलेंगे कि आपने ये सब टाइम जो है वो बेकार कर दिया, मतलब आपने प्रोडक्शन रिलेटेड तो कोई काम नहीं किया तो आपको पेमेंट 7 घंटा का मिलेगा, ये बोलेंगे, या 9 घंटा का ही पेमेंट करना पड़ेगा, बताओ। 9 आवर का 9 आवर का ही पेमेंट करना पड़ेगा। 9 आवर। 9 आवर, हम लोग ऐसे थोड़ी ना बोल सकते, क्योंकि तो नॉर्मल बात है, वो ह्यूमन बीइंग है तो वो उड़ के तो नहीं आ सकता है, उसे आना पड़ेगा किसी ना किसी कन्वीनियंस को लेके फैक्ट्री गेट तक, फिर वो जाएगा रजिस्टर में अपना नाम वाम लिखवाएगा, कभी मतलब लंच टाइम आएगा तो खाना वाना भी खाएगा, थोड़ा रेस्ट वगैरह भी करेगा, तो ये तो डेली का रूटीन है, ये सब तो उसे करना ही पड़ेगा। तो हमें उसे 9 आवर्स के लिए ही पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने क्या किया, काम तो 7 घंटे का उनसे करवाया, मतलब 7 घंटे का काम उनसे मिला, लेकिन पेमेंट 9 घंटे का कर रहे हैं, तो ये जो 2 घंटा का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं बोल सकते, इसीलिए इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का ही पार्ट है, मतलब ये जो खर्चा हुआ एक्स्ट्रा, क्योंकि हम लोगों को प्रोडक्शन मिला 7 घंटे के लिए, ठीक है, 7 घंटे तक हमें काम मिला, और 2 घंटा जो है वर्कर तो था लेकिन काम नहीं मिला, प्रोडक्शन रिलेटेड काम नहीं मिला, तो 2 घंटा का पेमेंट जो है वो तो हमारा अनप्रोडक्टिव काम के लिए हो गया, प्रोडक्टिव काम के लिए नहीं हुआ, लेकिन इसको
को हम लोग अपने कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में, मतलब कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल आइडल टाइम है जो सभी से होगा, ठीक है। तो ये हम लोग अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे, मतलब 9 घंटे का जो चार्जेस है उसी को हम लोग प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे और कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल हम लोग इसे मतलब कॉस्ट में चार्ज कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी प्रोडक्ट के साथ इसे ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर इस ये देखो एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब है कि ये पार्ट ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। अगर कुछ अनफोर्सिन इवेंट के लिए हो जाता है आइडल टाइम तो उसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है आइडल टाइम occurring due to unforeseen इवेंट, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम। जैसे कि सपोज हो गया हमारा रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, ठीक है, रॉ मटेरियल शॉर्टेज, ठीक है, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, इसका मतलब हम लोगों ने रॉ मटेरियल का जो स्टॉक लेवल दैट इज मिनिमम मैक्सिमम डेंजर लेवल ये सब मेंटेन नहीं किया होगा सही तरीके से, तो अचानक से रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, और रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया तो लेबर बैठा रहेगा, और क्योंकि रॉ मटेरियल है नहीं तो वो काम कैसे करेगा, तो उसे बैठा रहना पड़ेगा, तो ये आइडल टाइम हो गया। लेकिन ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है, क्योंकि ये अनफोर्सिन इवेंट के लिए हुआ, ये कोई नॉर्मल रूटीन वर्क नहीं है जिस वजह से लेबर बैठा हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, इस वजह से लेबर को खाली बैठना पड़ रहा है। तो क्या हम लोग उसका सैलरी काट ले या फिर उसको वेजेस जो भी दे रहे हैं क्या हम लोग उसको काट सकते हैं कि तुम बैठे थे क्योंकि काम ने रॉ मटेरियल नहीं था, तुमने आज 3 घंटा काम किया ही नहीं, फालतू में बैठे थे, तो तुम्हारा जो वेजेस होता है वो हम लोग उसको प्रोपोर्शनेट कर देते हैं कि तुम्हें रोज 9 घंटे के लिए मिलता है सपोज 500 रुपया, तो आज 4 घंटा तुमने काम नहीं किया क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं था, तो हम लोग तुम्हें 500 डिवाइडेड बाय 9 into 4 ऐसे करके प्रोपोर्शनेट करके हम लोग पैसा दे देंगे। क्या ऐसा चलेगा? लेबर मान लेगा कि ठीक है मैंने 4 घंटा आज ऐसे, नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो उनका मिसमैनेजमेंट है, उसका तो गलती है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है इस वजह से जो लेबर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट तो 9 घंटे का ही करना पड़ेगा, जो पेमेंट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन का काम तो कम हुआ, लेकिन जो हमारा लॉस हुआ उसको हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे? कॉस्टिंग पीएल में। लॉस कैसे होगा? पहला बात है कि अगर अचानक से हम लोग रॉ मटेरियल मंगवाएंगे तो जो हमारा क्रेडिटर या सप्लायर है वो भी ज्यादा पैसा मांगेगा, वो बोलेगा कि हम तुरंत दे रहे हैं आपको तो इस अभी भेज देंगे, आधे घंटे में भेजेंगे, लेकिन आपको चार्जेस ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये सब जो भी लॉसेस होगा ऐसे अनफोर्सिन इवेंट के लिए, और लेबर का जो आइडल टाइम इनकर्ड होगा उसे बोलेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम, और ये हम लोग प्रोडक्ट में चार्ज नहीं कर सकते। एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है उसे हम लोग कॉस्टिंग पीएल में दिखाएंगे क्योंकि ये हमारा लॉस होता है। इसके अलावा और भी रीजन हो सकता है जैसे मशीन ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, इस वजह से लेबर बैठा हुआ है, जब तक सर्विस डिपार्टमेंट आके नहीं देखेगा या उसे सही नहीं करेगा तो तब तक काम नहीं होगा, तो मशीन ब्रेकडाउन। या फिर और भी हो सकता है जैसे कि स्ट्राइक्स हो गया, अचानक से स्ट्राइक्स, लॉकआउट, ठीक है, स्ट्राइक्स हो गया, लॉकआउट्स हो गया, या फिर मान लो आग वाग लग गया, फायर हो गया, या फिर कुछ नेचुरल कैलमिटीज यानी जैसे फ्लड वगैरह आ गया, ठीक है, ये सब वजह से क्या हो सकता है, जो फ्लड आ गया पूरा मतलब काम बंद है, तो इसकी वजह से जो भी लॉस हो रहा है वो हम लोग कहाँ पर चार्ज करेंगे? कॉस्टिंग पीएल में, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम। या फिर मान लो पावर फेलियर हो गया, ये भी हो सकता है, ऐसे सब एग्जाम्पल्स होते हैं, पावर फेलियर हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सब होता है एबनॉर्मल रीजन, ठीक है, एबनॉर्मल इस वजह से जब काम बंद रहता है, फ्लड हो गया काम बंद है, फायर ऑकर हो गया काम बंद है, स्ट्राइक हो गया काम बंद, लॉकआउट हो गया काम बंद है, ठीक है, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, रॉ मटेरियल नहीं है खत्म हो गया, पावर फेलियर हो गया, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा कैसे करके काम आगे बढ़ाएंगे, तो इस वजह से काम बंद है। तो ये सब वजह से जो हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। इस वजह से जब लेबर बैठा हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसे हम लोग चार्ज करेंगे कॉस्टिंग पीएल, ये हो जाएगा चार्ज्ड
टू कॉस्टिंग पीएल, ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा एज इट इज ट्रीटेड एज लॉस। अच्छा, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज इफेक्टिव वेज रेट। इफेक्टिव वेज rate per hour and calculation of labor cost। इफेक्टिव वेज रेट क्या होता है? इफेक्टिव वेज रेट का मतलब होता है कि एक वर्कर जितना टाइम इफेक्टिवली काम कर रहा है और उसे हम लोग जितना पेमेंट कर रहे हैं उसका जो मतलब पर रेट, ठीक है, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर मतलब 1 घंटे में वर्कर को जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव काम के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। अभी बताते हैं डिटेल्स में, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, सपोज एक वर्कर ए है, ठीक है, ये वर्कर जो है ये 9 से लेके 6 बजे तक काम करता है, मतलब लगभग 9 आवर्स काम करता है, ठीक है, 9 आवर्स काम करता है। लेकिन ये 9 आवर्स का 9 आवर्स ही प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन आवर्स होगा जब भी कोई वर्कर काम करने आएगा तो हमारा एक प्रोडक्शन आवर होगा जब वर्कर सिर्फ प्रोडक्शन ही कर रहा है उस टाइम में, और एक हो जाएगा आइडल टाइम, ठीक है, आइडल टाइम हो जाएगा। हम यहाँ पर नॉर्मल आइडल टाइम को ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, एबनॉर्मल आइडल टाइम तो हमेशा नहीं होता, ये कभी कभार का सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन ये सब तो रोज रोज का बात है, रोज ही लंच करेगा, रोज ही रेस्ट करेगा, ठीक है, रोज ही मशीन सेटअप करेगा, ये सब तो नॉर्मल बात है, तो हम नॉर्मल आइडल टाइम को ही ले रहे हैं। तो अगर कोई वर्कर काम करने आता है 9 घंटे के लिए, तो अभी मैंने जैसे एक एग्जाम्पल दिखाया था कि वो गेट से फैक्ट्री तक जा रहा है, तो उसमें टाइम जा रहा है 15 मिनट सपोज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लंच टाइम देख लो, उसमें जा रहा है 45 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेस्टिंग टाइम ले लेते हैं 30 मिनट्स, और टी ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट्स, मिसलेनियस ले लेते हैं 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 आवर्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन आवर्स कितना हो गया? 7 आवर्स, ठीक है, क्योंकि 9 घंटे में अगर 2 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम है तो 7 घंटा प्रोडक्शन आवर हो गया, ठीक है। तो अब इफेक्टिव वर्किंग आवर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग पहले ये समझते हैं कि इफेक्टिव वर्किंग आवर्स क्या होगा, तो यहाँ से तुम लोग भी बता सकते हो मुझे इफेक्टिव वर्किंग आवर्स क्या है। वैसे वर्किंग आवर्स तो है 9 से लेके 6 बजे तक, सुबह 9 बजे मतलब 9 AM से लेके 6 PM तक काम करने के लिए वर्कर ए को रखा गया है ऑर्गेनाइजेशन में 9 घंटे के लिए, लेकिन इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना हुआ इसका मतलब? 7 कि उतने देर ही काम हुआ ना। हाँ, 7 घंटा काम हुआ, इसको बोलेंगे इफेक्टिव, मतलब जिस बात के लिए उसे रखा गया था उसे हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव वर्किंग आवर, इफेक्टिव हुआ। ये सब तो उसका मतलब रोक नहीं सकते हैं, ये सब तो होगा ही, लेकिन कुछ इफेक्टिव तो काम हुआ नहीं। 2 घंटे में उसका सारा पर्सनल जो भी काम हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। कुछ पर्सनल काम है जैसे कि ये लंच, रेस्टिंग, टी वगैरह, और कुछ जो है वो फैक्ट्री रिलेटेड ही काम है, गेट से फैक्ट्री तक जाएगा तो ये तो नॉर्मल सा बात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव वर्किंग आवर्स का मतलब हो जाएगा एक्चुअली जितना टाइम वो काम कर रहा है। एक्चुअली तो वो 9 घंटा ही सर्विस देने के लिए आया है, तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स माइनस आइडल टाइम, मतलब नॉर्मल आइडल टाइम। तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स हो गया 9 आवर्स और नॉर्मल आइडल टाइम हो गया 2 आवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 आवर्स, ये हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे हम लोग का एक एक क्लास नॉर्मली क्या होता है, 2 आवर्स मैक्सिमम, 2 आवर्स, कभी 2 घंटा 10 मिनट, कभी 1 घंटा 45 मिनट भी होता है, कभी 1 घंटा 35 मिनट भी होता है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज क्लास 2 घंटे का होता है, तो उसमें हो सकता है कि 10 से 15 मिनट ऐसा हो कि हमारा आइडल टाइम चले जा रहा है, ठीक है। जैसे कभी नेटवर्क इशू होता है, कोई बाद में इंटर कर रहे हैं तो उसे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद मान लो लिख रहे हैं, पेज पलट रहे हैं, तो वही इफेक्टिवली देखा जाए तो हो सकता है कि 1 घंटा
45 मिनट इफेक्टिवली क्लास हुआ, बाकी 15 मिनट जो है वो नॉर्मल आइडल टाइम गया, उसी तरह से यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्टिव वर्किंग आवर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। तो वर्किंग आवर तो पता चल गया, अब हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले ये लेबर कॉस्ट सीख लेते हैं, तब ये कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि वर्किंग आवर हमें पता चल गया। रेट के लिए टोटल पैसा भी तो पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि लेबर को जो पेमेंट कर रहे हैं उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का मतलब है एक लेबर को, एक पर्सन जो काम कर रहा है उसे जो भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे लेबर कॉस्ट। ठीक है, एनी टाइप ऑफ पेमेंट that is paid to a person for working in factory। फॉर वर्किंग लिख देते, ठीक है, फॉर वर्किंग, अच्छा फैक्ट्री लिख देते, फॉर वर्किंग इन फैक्ट्री, तो उसे हम लोग बोलेंगे लेबर कॉस्ट। तो लेबर को नॉर्मली हम लोग क्या क्या देते हैं, बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक या फिर बेसिक सैलरी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिक जो है वो देना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ और क्या दे सकते हैं, डियरनेस अलाउंस। ये सब तुम लोग पढ़े होंगे सैलरी के क्लास में, अगर हुआ है तो डियरनेस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस जो है वो इन्फ्लेशन के वजह से जो हमारा मतलब महंगाई के वजह से जो पेमेंट किया जाता है एक्स्ट्रा, उसे हम लोग बोलते हैं डीएनएस अलाउंस। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय को हेल्प करता है जो इन्फ्लेशन है उसे कोप अप करने के लिए, तो डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, अदर अलाउंसेस अगर कुछ होता है तो बोनस। अदर अलाउंसेस में जैसे HRA, पता होगा तुम लोग को HRA क्या होता है, बोलो। अभी तो तुम लोग हाउस प्रॉपर्टी, हाउस हाँ, रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा, ट्रैवलिंग भी हो सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, और भी किसी तरह का अलाउंस हो गया, हम कुछ दो चार नाम लिख देते हैं। ठीक है, अदर अलाउंसेस में ये हो जाएगा। इसके अलावा बोनस, ठीक है, परक्विजिट, अच्छा, और क्या होगा, ये हो गया। अच्छा, इसको हम यहाँ पर एक बार टोटल कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर एक बार टोटल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह होता है, जैसे कि पेंशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा ग्रेचुइटी जो रिटायरमेंट के बाद ही नॉर्मली मिलता है। अच्छा, PF होता है, प्रोविडेंट फंड। तो ये सब क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये देखो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर को कितना पेमेंट करना है, तो ये कौन कैलकुलेट कर रहा है, ऑब्वियसली कंपनी कैलकुलेट करे। कंपनी बोल रही है मुझे उसे सैलरी देना है, मुझे उसे डीएनएस अलाउंस देना है, मुझे उसे HRA देना है, मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस देना है, या बोनस देना है, या परक्विजिट देना है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ही अपना कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर एम्प्लॉयर मतलब जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अगर सपोज 2000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें भी अपने सैलरी से 2000 रुपए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यही होता है प्रोविडेंट फंड का जो कैलकुलेशन है। लेकिन जो कंपनी है वो कौन सा कैलकुलेट करेगी, जो वो खुद कंट्रीब्यूट कर रही है वो वाला कैलकुलेट करेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ये तो काम कर रहा है तो ये सब मिलेगा कोई भी लेबर को, लेकिन उसके साथ साथ जो पोस्ट सर्विस जो होता है, मतलब रिटायरमेंट के बाद जो भी मिलता है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन किया जाता है स्टार्टिंग से। ठीक है, अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया जाता है। तो अगर एम्प्लॉयर जितना दे रहा है एम्प्लॉय को भी उतना ही देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय अपना कैलकुलेशन कर रहा है कि मुझे क्या देना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कैलकुलेट होगा, कभी एम्प्लॉय का नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कंपनी को एक वर्कर को क्या पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंपनी देख रही है मैंने PF का सिस्टम जो किया है उसके हिसाब से मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर ESI फैसिलिटी है,
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। तो जैसे ड्यूरिंग द मतलब वर्किंग टाइम पे, ठीक है, वर्किंग टाइम पे अगर किसी भी एम्प्लॉय को किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, चोट वोट लगता है या फिर कुछ भी होता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, तो उसके लिए ये जो इंश्योरेंस है वो काम में आता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। इसके अलावा ग्रेचुइटी और होता है पेंशन, ठीक है। ये सब जो है ये वही वाला पोर्शन कैलकुलेट होगा जो पोर्शन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्यों वही वाला होगा? बिकॉज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि लेबर का कॉस्ट कंपनी के लिए क्या हो रहा है, तो कंपनी देख रही है कि मुझे ये सारा चीज पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल ये हो गया ओवरऑल। अब ये जो है ये डायरेक्टली एम्प्लॉय के पॉकेट में जाएगा, सॉरी एम्प्लॉय के पॉकेट में, हाँ सही बोला है मैंने, डायरेक्टली एम्प्लॉय के पॉकेट में जाएगा, डायरेक्ट इन पॉकेट, क्योंकि सैलरी उसे मंथली मिल जाएगा, उसके साथ डीए मिल जाएगा, जब अलाउंसेस वगैरह होगा वो मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, ये डायरेक्टली उसके पॉकेट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली पॉकेट में नहीं जाएगा, पीएफ का पैसा थोड़ी ना मंथली मिलेगा, ईएसआई का भी नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा। अभी ये कंट्रीब्यूशन हो रहा है जब जिस टाइम पे जो चीज मिलता है, जैसे कि पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलता है तो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, तो ये भी मिलेगा लेकिन इनडायरेक्टली, अभी डायरेक्टली पॉकेट में डेली बेसिस में मंथली बेसिस में नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली होगा, डायरेक्ट इन पॉकेट ये हो जाएगा इनडायरेक्टली इन पॉकेट, ये इनडायरेक्टली जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, वैसे कॉस्ट जब कैलकुलेट होगा सारा चीजें कैलकुलेट करना है, लेकिन ये इनडायरेक्टली जाएगा पॉकेट में। अब हम लोग को ये पता चल गया, ये सब मिला के हो जाएगा हमारा टोटल लेबर कॉस्ट, ये सब हो मिला के हो जाएगा टोटल लेबर कॉस्ट। ये सब टोटल करके टोटल लेबर कॉस्ट। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये सब टोटल ही करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, जस्ट मैंने समझाने के लिए यहाँ पर किया है। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पर अगर समझने में प्रॉब्लम है इसको यहाँ पर हटा देते हैं, ये इस तरह से कर देते हैं, ये ऐसे कर दिया मैंने, ये ठीक है, डायरेक्टली पॉकेट में जाएगा। ये सब टोटल करके जो आ रहा है टोटल लेबर कॉस्ट हो गया। तो हमें पता चल गया टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो रहा है और लेबर कितना टाइम काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग ये इफेक्टिव जो अभी हम लोगों ने देखा इफेक्टिव वेज रेट, ये पता चल जाएगा, वेज रेट पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में कितना, ठीक है। तो टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है। अगर हम लोग ये मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं तो आवर भी मंथली का ही होना चाहिए। ये मैंने जैसे 1 दिन का कैलकुलेट किया है, ऑब्वियसली ये 1 दिन का कैलकुलेट किया। अब 7 घंटा 1 दिन में काम होता है, तो फिर अगर सपोज अगर 30 डेज होता है मंथली, ठीक है, और अगर 20 दिन भी काम होता हो, अगर छुट्टी है तो 20 दिन भी अगर काम होता है फैक्ट्री में, तो 20 इंटू 7 करेंगे तो 140 घंटा काम हो जाएगा मंथली। वो तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो सीधा सा बात है कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वेज रेट पर आवर, तो हमें टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए कितना हो रहा है लेबर का, और ये कितने टाइम काम करने के लिए कॉस्ट हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इफेक्टिव वर्किंग आवर। सिर्फ वर्किंग आवर लिखने से नहीं होगा, ठीक है, इफेक्टिव वर्किंग आवर। तो अगर हम लोग मंथली लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें मंथली वर्किंग आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग डेली का लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें डेली का इफेक्टिव वर्किंग आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने से हमें मिल जाएगा इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, ठीक है, किस तरह से इफेक्टिव वेज रेट कैलकुलेट किया जाता है। तो ये पता होने के बाद हम लोग जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं एम्प्लॉय का कॉस्ट। तो देखो किस तरह से एम्प्लॉय का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां तक तो हम लोगों ने अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, बताया है मैंने बाकी सारा चीजें। अच्छा देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 1, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी गेट्स द फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट, ठीक है। तो देखो क्या क्या है यहाँ पर, बेसिक पे जो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बेसिक पे है,
यहाँ पर 10,000 पर मंथ, यानी मंथली दिया हुआ है। डियरनेस अलाउंस 2,000 पर मंथ, ये भी मंथली दिया है। बोनस जो दिया हुआ है 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, सैलरी और डीए का 20% बोनस दिया जाता है। अदर अलाउंस 2,500 पर मंथ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स मतलब जिन्होंने काम पे रखा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। एक्स वर्क्स फॉर 2,400 आवर्स पर एनम, ये ईयरली दे रखा है। देखो एक साल में 2400 घंटा, सॉरी 2400 घंटा काम कर रहा है, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव एंड treated as normal idle time. You are required to compute the effective hourly cost of employee x. employee x का effective hourly rate हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो अभी अभी जहां पर हम लोगों ने कंप्लीट किया, ये देखो डिस्कशन जहां पर कंप्लीट किया वो लास्ट हम लोगों ने वही पढ़ा था, इफेक्टिव वेज रेट। यहाँ पर बोला है इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय का मतलब ही तो वेज रेट हो गया, इसमें तो कुछ अलग चीज नहीं है। तो इसे इफेक्टिव वेज रेट बोल लो या फिर इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। इलस्ट्रेशन 1। अच्छा, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मंथली ये सब दिया हुआ है, जो भी पेमेंट हो रहा है ना, जैसे कि बेसिक है, डीए है, बोनस है, ये सब मंथली दिया हुआ है, लेकिन जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो ईयरली दिया हुआ है काम करने का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम लोग ये सबको आवर मतलब ये सबको ईयरली कन्वर्ट कर देंगे, यही ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ये सारे डेटा को अगर हम लोग ईयरली कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव hourly cost of employee x। हमें कैलकुलेट ही करने बोला है कि x को जो पेमेंट कर ले आवरली बेसिस पे क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो हमें तो नॉर्मली दिया हुआ है पर मंथ बेसिस पे, लेकिन हम लोग पर एनम में कन्वर्ट करेंगे। पर एनम में इसलिए करेंगे क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन है वो पर एनम बेसिस पे दिया हुआ है, दैट इज 2,400 आवर्स। तो यहाँ पर सबसे पहला पेमेंट है बेसिक पे, ये तो सभी को मिलता है। बेसिक पे है 10,000 पर मंथ, यहाँ पर रुपीज, यहाँ पर भी रुपीज, 10,000 पर मंथ। तो एक साल का हो जाएगा, इंटू 12 करेंगे तो हो जाएगा 1,20,000 एड। इसके बाद क्या मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, तो डीए, डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है 2,000 पर मंथ, तो एक साल का हो जाएगा 24,000, ठीक है। ये कंपनी कैलकुलेट कर रही है कि मुझे एक्स को क्या क्या पेमेंट करना पड़ेगा। फिर बोनस भी मिलेगा, बोनस मिल रहा है 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, 20% ऑफ सैलरी एंड डीए। तो सैलरी मतलब ही होता है बेसिक पे, बेसिक पे का मतलब ही सैलरी होता है। हम इसे ए दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी दे देते हैं, ठीक है। तो 20% ऑफ ए एंड बी कर दिया मैंने, और लिखा नहीं अलग से सैलरी एंड डीए। तो सैलरी एंड डीए का 20%, तो सैलरी एंड डीए यानी 12,000, ठीक है। हाँ, कितना होगा बताओ, 28,800। 28,000। हाँ, ये तो ईयरली हो रहा है 28,800, और ये मंथली हो जाएगा 12,000 2400, 2,400। हाँ 2,400। अच्छा, उसके बाद अदर अलाउंसेस, अदर अलाउंस 2,500 पर मंथ। अच्छा, तो कितना हो जाएगा 2,500 इंटू 12, 30,000। 30,000। 30,000।
अच्छा, अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। तो बताओ क्या ये ऐड होगा? ये कौन कैलकुलेट कर रहा है? कंपनी कैलकुलेट कर रहा है। कंपनी बोल रहा है मुझे 10,000 पर मंथ देना है, 2,000 का डीए देना है पर मंथ, बोनस देना है, कुछ 2400 आया था, ठीक है, अदर अलाउंस 2500 पर मंथ देना है, और एम्प्लॉयर बोल रहा है कि पीएफ जो बना हुआ है उसमें हम कंट्रीब्यूशन करेंगे 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। क्या ये लेबर कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? बताओ, क्या कंपनी को वो कॉस्ट आएगा? मतलब हर महीना क्या कंपनी को 10% ऑफ सैलरी एंड डीए पे करना पड़ेगा? मतलब उसको डायरेक्टली नहीं पे कर रहा है, लेकिन उस एम्प्लॉय के नाम पे जमा तो करना पड़ेगा, एक्स के नाम पे। तो क्या ये उसका कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? अभी मैंने लेबर का जो होगा कॉस्ट मैम। शीट होगा, ठीक है, तो ये तो देना पड़ेगा ना, डायरेक्टली उसको नहीं देंगे, लेकिन जो वो रिटायर करेगा तब देंगे। तो अभी तो उसके अकाउंट में तो जमा करना पड़ेगा, ठीक है, पीएफ में तो जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐड करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। तो 10% ऑफ ए एंड बी, फिर से तो 10% ऑफ ए एंड बी मतलब 12,000 का 10%, 1200, 1200 इंटू 12 मतलब 12 एंड 12 कितना होता है? 144 शायद। तो 12,000 का 10%, 1200, और ये इंटू 12 करने से 14,400। अच्छा, और कुछ है? और तो कुछ नहीं बोला। इसके बाद कितना टाइम काम हुआ है वो बता रहा है। तो ये मंथली टोटल करेंगे कितना होगा लेबर कॉस्ट, और ये यहाँ पर ईयरली टोटल लेबर कॉस्ट। $12,000, 2,400, 2,500 and 1,200, 18,100। मैम ये आ रहा है 2,17,200। हाँ, 2,17,200, ठीक है। तो इसको ऐड नहीं करके इसको इंटू 12 कर देने से भी मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि इफेक्टिव वर्किंग आवर पर इफेक्टिव वर्किंग रेट पर आवर चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे इफेक्टिव आवरली वर्क, ठीक है। इफेक्टिव, लैंग्वेज क्या लिखा था वही लिख देते हैं, इसका लैंग्वेज मैंने लिखा था इफेक्टिव वर्किंग आवर, वही लिख देते हैं, इफेक्टिव वर्किंग आवर। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना है? 2,400 आवर्स एक साल में काम होता है, जहां से 400 घंटा जो है वो नॉन प्रोडक्टिव है। और वो क्यों नॉन प्रोडक्टिव है? क्योंकि वो नॉर्मल आइडल टाइम है। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना होगा? 2,000। 2,000। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर हो जाएगा 2,000 पर एनम, ठीक है। क्यों पर एनम साइड में लिखेंगे? क्योंकि ये पर एनम में दिया हुआ है। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर हो जाएगा टोटल वर्किंग आवर। अभी हम लोगों ने देखा था ना यहाँ पर, वही तो सीखा हम लोगों ने, एक्चुअल वर्किंग आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। तो वही चीज यहाँ पर करना पड़ेगा। 2,400, 24,000 लिख दिया मैंने, माइनस 400 आवर इक्वल टू 2,000 आवर, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव आवरली रेट। तो इफेक्टिव आवरली रेट, तो एक घंटे में कितना पेमेंट करना पड़ता है, ये होता है इफेक्टिव आवरली रेट। आवरली मतलब एक घंटे में कितना देना पड़ेगा। 2,000 घंटा काम करने से 2,17,200 पेमेंट करना पड़ रहा है। फॉर 2,000 आवर्स 2,17,200 अगर पे कर रहे हैं, तो फिर 1 आवर के लिए कितना पे करेंगे? तो सिंपल, 2,17,200 पे कर रहे हैं कितने टाइम काम करवाने के लिए? 2,000 आवर्स काम करने से। तो एक घंटा काम करने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा? कम। 2,17,200 डिवाइडेड बाई 2,000। तो यही चीज तो मैंने फॉर्मूले में लिखा है, टोटल लेबर कॉस्ट। ये क्या है? टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाई इफेक्टिव वर्किंग आवर। ये करने से हमें मिल जाएगा कि एक घंटे में कितना पेमेंट होता है एक घंटे के हिसाब से। तो वही होता है आवरली रेट। एक घंटे का मिल गया तो आवरली रेट हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल लेबर कॉस्ट, और नीचे हो जाएगा इफेक्टिव वर्किंग आवर।
डिवाइड करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 108.6. 100 अच्छा, तो ये रुपीस है, ये देखो ये रुपीस है, तो रुपीस 108.60 ना, 108.60 पर आवर, ठीक है। ये नीचे आवर था तो डिवाइड करने से रुपीस 108.60 पर आवर, यही हमें पूछा था कि इफेक्टिव वर्किंग आवर क्या होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर सॉरी इफेक्टिव आवरली कॉस्ट क्या होगा, तो ये कैलकुलेट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 2, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 डेज इन ए वीक, एक हफ्ते में 6 दिन काम होता है, ठीक है। 6 डेज इन ए वीक, तो यहाँ पर एक हफ्ते में 6 दिन काम होता है, एंड 8 आवर्स ईच डे, एक दिन में 8 घंटा काम होता है। तो दो चीज दिया हुआ है, एक दिन में काम करना पड़ता है 8 आवर्स, और एक वीक में काम होता है 6 डेज, मतलब एक दिन नहीं होता है, ठीक है, 6 डेज। अच्छा, ए वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 पर डे बेसिस पे, बेसिक प्लस डीए एट द रेट ऑफ 120% ऑफ बेसिक। अच्छा, 100 पर डे मिलता है बेसिक, ये यहाँ पर एक कॉमा होना चाहिए था, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था कि ए वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 पर डे बेसिक, कॉमा प्लस डीए एट द रेट ऑफ 120% ऑफ बेसिक। तो उसके इसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ बेसिक के साथ साथ डीए भी मिलेगा, दैट इज 120% ऑफ बेसिक। जितना बेसिक पेमेंट हो रहा है उसका 120% डीए मिलेगा। तो डीए कितना मिलेगा, एक दिन का 100 तो मिलेगा पक्का है, 120 120 120 हो रहा है ना, 100 का 120%, जितना होगा उतना ही, हाँ 120 ही हो रहा है, तो 120 रुपए डीए मिलेगा, ठीक है। ही इज अलाउड टू टेक 30 मिनट्स ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर्स शिफ्ट फॉर मील्स ब्रेक, ठीक है। खाने पीने के लिए 30 मिनट टाइम मिलेगा, मील ब्रेक, ठीक है। तो क्या ये आइडल टाइम है, अगर है तो कैसा आइडल टाइम है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? नॉर्मल है. नॉर्मल है। नॉर्मल आइडल टाइम, एंड 10 मिनट रेसेस फॉर रेस्ट के लिए 10 मिनट्स मिलेगा। तो ये भी तो आइडल टाइम, क्योंकि नॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है, प्रोडक्शन तो नहीं होगा इस टाइम पे। ड्यूरिंग ए वीक हिज कार्ड शो दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल टू, कार्ड मतलब जॉब कार्ड होता है जहां पर लिखा हुआ रहता है कि किस जॉब में किस वर्कर ने कितना काम किया है, ठीक है। तो ये जो वर्कर है इसने 3 जॉब में अभी तक काम किया है, जॉब एक्स वाई जेड, एक्स में 15 घंटा लगाया, वाई में 12 घंटा लगाया, जेड में 13 घंटा लगाया। The time not booked was wasted while waiting for a job, बोल रहा है कि टाइम जो नहीं बुक्ड है, नहीं बुक्ड है मतलब ये जो 15 घंटा 12 घंटा 13 घंटा लग रहा है, हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि एक हफ्ते में टोटल कितना टाइम ये लोग काम करता है, मतलब एक्चुअल वर्किंग आवर्स क्या है, मतलब फैक्ट्री में आके घर जाने तक जितना टाइम वो बिता रहा है, फैक्ट्री में आया और जब घर गया, इसके मिडिल का जो टाइम, मतलब वो फैक्ट्री में एंटर कर गया, फिर उसके बाद जब वो घर रिटर्न जा रहा है, इसके बीच का जो टाइम है वही होता है एक्चुअल वर्किंग आवर्स। अब अगर हमें इफेक्टिव वर्किंग आवर्स पता करना है तो नॉर्मल आइडल टाइम को हम लोग क्या कर देंगे, वहां से लेस कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल आइडल टाइम लेस करने का मतलब है बाकी टाइम उसने काम किया है, तो उसने काम कितना घंटा किया है, 15 12 और 13, ये ऐड करने से पता चल जाएगा कितना घंटा काम किया है। लेकिन उसमें भी अगर कोई शॉर्टफॉल हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे वेस्टेज जो टाइम है उसे, ये क्यों हुआ है, क्योंकि एक जॉब दूसरे एक जॉब के लिए वेट करने के लिए, जैसे जॉब एक से जॉब वाई में जा रहे हैं, जॉब वाई से जॉब जेड में जा रहा है, तो इसके लिए जो टाइम वेट करना पड़ रहा है उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर वेस्टेड टाइम, ठीक है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ डू यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक, एक हफ्ते के लिए हम लोग उस लेबर को जो वेजेस देंगे वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं और कुछ नहीं। अच्छा चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल वर्किंग आवर कितना है, फिर हम लोग देखेंगे इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना है। टोटल वर्किंग आवर इन ए वीक, तो 48 एक हफ्ते 48 होगा, क्योंकि एक हफ्ते में 6 दिन काम होता है 8 घंटा, हाँ, तो 6
days into 8 hours per day। तो ये हो गया 48 आवर्स। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि अलाउड टू टेक 30 मिनट्स ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर शिफ्ट फॉर मील ब्रेक। मतलब एक दिन का 30 मिनट जो है वो मील ब्रेक में जाएगा, 10 मिनट रेस्ट के लिए जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल आइडल टाइम पर डे। ये डे है ये, लेकिन वीकली निकला। एक दिन का हो जाएगा 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 40 मिनट्स। 40 मिनट्स, लेकिन ये एक दिन का निकला। ये हो गया 40 मिनट्स, ये एक दिन का निकला। और इंटू 6 कर देंगे तो नॉर्मल आइडल टाइम पर वीक, तो ये कितना हो जाएगा? बार निकल रहा है। ये 240 मिनट्स हो रहा है, डिवाइड बाय 60 करने से 4 आवर। हाँ 4 आवर। 4 आवर्स मैम। हाँ, तो ये हो गया 240 मिनट्स, यानी ये हो गया 4 आवर्स। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर, इफेक्टिव वर्किंग आवर इन ए वीक, in a week 48 hours minus 4 hours। इफेक्टिव पता चल जाएगा। इफेक्टिव काम हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है एक हफ्ते में, प्रोडक्शन पे टाइम जा रहा है सिर्फ 44 आवर्स एक हफ्ते में, ठीक है। और एक हफ्ते में इनके जॉब कार्ड से पता चला कि इन्होंने क्या क्या काम किया और एक एक जॉब पे कितना टाइम लगाया है। तो टोटल 15, 12 और 13, ये टोटल कर लेते हैं। total hours chargeable to job, 15, 12, 13, 15 hours 40 आ रहा है। 40, अच्छा 40 आवर्स, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो देखा इफेक्टिवली 44 आवर्स काम हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसको टोटल कर रहे हैं तो दिख रहा है कि 40 आवर्स काम हो रहा है। तो इसका मतलब कितना शॉर्टफॉल हुआ? 4 घंटे का। 4 घंटे का। मतलब हम लोगों ने चेक किया कि उसका नॉर्मल आइडल टाइम हटाने के बाद भी हमें दिख रहा है कि उसने 44 आवर्स काम किया होगा, जिसे हम लोग इफेक्टिव मान रहे हैं। लेकिन जब हम लोग जॉब कार्ड के साथ टैली करने गए तब दिख रहा है कि इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 44 नहीं है, कितना है? 40 है, ठीक है। तो टाइम वेस्टेड कितना हो गया? क्योंकि जो शॉर्टफॉल होगा उसे टाइम वेस्टेड बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से। द टाइम नॉट बुक्ड कितना आ रहा है? 4 आवर्स वॉज वेस्टेड। ये वेस्टेड है, क्यों वेस्ट हुआ है? क्योंकि एक वेट कर रहा है, एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होने के लिए वेट करना पड़ रहा है, इस वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं टाइम वेस्टेड वेटिंग फॉर जॉब। -44 आवर्स माइनस 40 आवर्स, तो ये हो गया 4 आवर्स, ठीक है। ये हो गया 4 आवर्स। अच्छा, अब ये जो 4 आवर्स है इसे हम लोग नॉर्मल माने कि एबनॉर्मल? वैसे देखो मैंने तुम लोग को लिखवाया है कि एक जॉब से, हाँ बोलो। नॉर्मल। नॉर्मल, देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग को लिखवाया है कि एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होने के लिए अगर कोई इंटरवल बिटवीन 2 जॉब, ये नॉर्मल होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में नॉर्मल आइडल टाइम जो है उसको अलग से ही स्पेसिफाई कर दिया है कि ये मील का जो मील ब्रेक है और जो रेस्टिंग टाइम है, इसे ये लोग बोल रहा है कि नॉर्मल बोल के ट्रीट करो। मतलब बोलने का जरूरत नहीं, पढ़ के समझ में आ रहा है नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर ए जॉब, ठीक है।
जॉब के लिए वेट कर रहा है, इसे अलग से दिया है जो कि बुक्ड नहीं है, ठीक है, टाइम नॉट बुक्ड, यहाँ पर बुक भी नहीं किया है कि ये मतलब जैसे यहाँ पर बुक किया है कि 30 मिनट्स खाने पीने में लग रहा है, 10 मिनट्स रेस्टिंग लग रहा है, लेकिन ये बुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं तो एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होने के लिए ये टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पर अलग से इसे बोल रहा है कि बुक नहीं किया गया है, टाइम नॉट बुक्ड वाज वेस्टेड, इसे वेस्टेड माना जा रहा है, तो इसे हम लोग एबनॉर्मल टाइम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। नॉर्मली एक जॉब से दूसरे जॉब में जब शिफ्ट होते हैं तो उसे नॉर्मल आइडल टाइम ही बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये तो वेट करना ही पड़ेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर वेस्टेड बता दे रहा है, ठीक है, वेस्टेड बता दिया है, तो इसको हम लोग एबनॉर्मल आइडल टाइम ट्रीट करेंगे, इसे नॉर्मल आइडल टाइम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है वेस्टेड, ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि ये हम लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कोई खाना खा रहा है तो इसे हम लोग नहीं बोलेंगे टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। कोई रेस्ट ले रहा है क्योंकि वो इंसान है, उसे 10 मिनट का रेस्ट चाहिए, तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि अरे रेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये टाइम वेस्ट बोल रहा है, ये वेस्टेड टाइम इसे कंसिडर किया गया है, तो इस केस में इसको हम लोग एबनॉर्मल बोल के ट्रीट करेंगे। नहीं तो ये जो सिचुएशन है, हाँ बोलो, बैकअप कोऑर्डिनेशन हो रहा है ये। हाँ, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के वजह से यहाँ पर टाइम वेस्टेज हो रहा होगा, इसीलिए बोल रहा है कि वेस्टेड टाइम। लेकिन हम लोग कोई खाना खा रहा है तो नहीं बोलते हैं ना कि टाइम वेस्ट कर रहा है, ये नॉर्मल बात है। तो वेस्टेड बोल रहा है, ये लैंग्वेज पे ध्यान देना है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर हम लोगों का टाइम का कैलकुलेशन तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सैलरी जो है इन्हें दिया गया है। तो सैलरी जो है मिल रहा है, ये डेली बेसिस पे है, 100 रुपए डेली का। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं टोटल वेजेस फॉर ए डे। यहाँ पर है 100 रुपए प्लस डीए, सैलरी बेसिक प्लस डीए, डीए है 120% ऑफ 100, तो बेसिक प्लस डीए, तो ये हो गया 220 पर डे। तो हमें 6 डेज का ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन 6 डेज पे चल रहा है। तो फॉर ए वीक लिख देते हैं, वेजेस फॉर ए वीक। तो एक हफ्ते में 6 दिन काम होता है, तो एक दिन का 220 रुपए पर डे बेसिस पे 6 दिन का कितना हो जाएगा? 1320। हाँ, 1320, एक हफ्ते का 1320 हो जाएगा, ठीक है। तो 1320 हो गया। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे वेजेस रेट पर आवर, इफेक्टिव वेजेस रेट पर आवर। तो टोटल कितना देना पड़ रहा है एक हफ्ते में? 1320, और एक हफ्ते में काम कितने आवर हो रहा है? इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हो रहा है 44, ठीक है, हमें 44 लेना है, हम लोग 40 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 44 आवर्स। तो डिवाइड करो, 30 होगा, 30 ₹30 पर आवर, एक घंटे का इतना पेमेंट करना पड़ रहा है। अच्छा, अब पूछा क्या है, स्टेट हाउ डू यू एलोकेट द वेजेस फॉर द वर्कर्स फॉर द वीक। अच्छा, एक हफ्ते में इतना सारा काम हुआ है, तो एक हफ्ते में इस वर्कर को कितना पेमेंट मिलेगा? तो एक दिन में 30 रुपए मिलता है, तो एक हफ्ते में जितना काम हुआ है उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पूरे वीक का ये काम है 15, 12 और 13 घंटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, allocation of wages in cost accounting। तो जॉब एक्स के लिए 15 आवर्स इंटू ₹30 पर आवर, जॉब वाई के लिए 12 आवर्स इंटू ₹30 पर आवर, जॉब जेड के लिए 13 आवर इंटू ₹30 पर आवर।
अच्छा, कॉस्टिंग में लेकिन ये सब लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अभी क्योंकि सीएमए में एमसीक्यू टाइप हो चुका है तो उतना इस पे इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सीए के केस में क्या होगा, हमें ये सब फॉर्मूला वगैरह लिखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ना, नंबर कट हो जाता है। तो हमें इस तरह से ही पूरा डिनोट करना पड़ेगा, ₹30 पर आवर इस तरह से लिखना पड़ेगा, तभी पूरा नंबर मिलेगा। स्पेशली 450 हाँ, ये 450 390 360 और ये 390 टोटल। ये टोटल हो जाएगा 1200। 1200, ठीक है। और जो एबनॉर्मल है वो कहाँ पर चार्ज होगा, वो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा, ठीक है। तो कॉस्ट तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल। अब ये क्यों कर रहे हैं, देखो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लेबर को एक्चुअली काम करवाया 48 आवर्स पूरे वीक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 48 आवर्स का नहीं दिखाया, हम लोगों ने यहाँ पर कितने टाइम का पेमेंट दिखाया, 15 प्लस ये करके आया था 40 आवर्स का, हम लोगों ने 40 आवर्स का पेमेंट दिखाया, ठीक है। 40 आवर्स का 1200 रुपीज का हमारा पेमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो 4 घंटा, फिर क्योंकि एक्चुअली तो 48 आवर्स काम हुआ है, टोटल काम हुआ है 48 आवर्स, ठीक है। इसमें प्रोडक्टिव आवर है, नॉर्मल आइडल टाइम है और एबनॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो था हमारा, नॉर्मल आइडल टाइम कितना आया था, नॉर्मल आइडल टाइम आया था, ये रहा 4 आवर, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्टिव आवर इसका मतलब हमारा आ गया था प्रोडक्टिव आवर 44 आवर्स, लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम भी था, एबनॉर्मल आइडल टाइम था 4 आवर्स। तो हम लोग यहाँ पर जो पेमेंट दिखा रहे हैं 15, 12 और 13 यानी 40 आवर्स का पेमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें कितने यहाँ पर जो नॉर्मल आइडल टाइम है ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हम लोग प्रोडक्शन में डायरेक्टली चार्ज कर ही सकते हैं, लेकिन जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है उसे हमें कॉस्टिंग पीएल में दिखाना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग पीएल में जो चार्ज होगा वो अमाउंट कितना है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल दैट इज 4 आवर्स के लिए 4 आवर्स इंटू ₹30, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, वहां पर हुआ था 1200 और यहाँ पर 120, तो 1200 प्लस 120 तो 1320 टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगा 1320। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, calculate the earning of A and B from the following particular for a month and allocate the employee cost to each job X, Y and Z। 3 जॉब है और एम्प्लॉय है 2, A और B, इसमें कैसे चार्ज होगा वो हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। बेसिक वेजेस दे दिया है, दोनों का अलग अलग है, डीएनएस अलाउंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर ऑन बेसिक वेजेस मतलब इस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा 8%, तो एक जन का 800 हो जाएगा, इसका 8% कितना होगा, 16,000 का 8%, तो ये हो गया 1280, ठीक है। ये हो गया पीएफ में कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये भी बेसिक के ऊपर है 2%, तो 10,000 का 2% 200, 16,000 का 2% आई थिंक 320 होगा। ओवर टाइम जो है सिर्फ ए ने किया है, ठीक है, ओवर टाइम जो है वो ए ने किया है, तो ए को ओवर टाइम भी मिलेगा, ओवर टाइम काम करने का पेमेंट मिलेगा। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200। अच्छा, ये मंथली दे रखा है 200। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस जो होगा उसका डबल ओवर टाइम मिलेगा। मतलब अगर नॉर्मली 1 घंटा काम करने का 10 रुपया मिल रहा है तो ओवर टाइम करने का मिलेगा 20 रुपए करके, ठीक है। तो जितना ओवर टाइम कोई करेगा, कोई अगर 2 घंटा ओवर टाइम कर रहा है तो उसे 20 रुपए करके मिलेगा। तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नॉर्मल वेज रेट कितना है। अच्छा, और ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ, अच्छा, टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस, नॉर्मल वेजेस और डीएनएस अलाउंस का टोटल करने पे जितना आएगा उसका डबल ओवर टाइम मिलेगा। अच्छा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट विथ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, और यही रूल्स होता है कि जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। द टू वर्कर आर एम्प्लॉयड
ऑन जॉब एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। वर्कर ए एक्स जॉब का 40% कर रहा है, ये 50 30 20 30 30। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई। ओवर टाइम जो किया है ए ने वो जॉब वाई के लिए किया है, बस और कुछ नहीं बोला है यहाँ पर। हमें कैलकुलेट करना है कि ए और बी का अर्निंग कितना है, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं ए और बी का अर्निंग कितना है। अर्निंग ऑफ ए एंड बी। बेसिक वेजेस, तो बेसिक वेजेस मिल रहा है 10,000 एंड 16,000। अच्छा, ये सब मंथ का दिया हुआ है, फॉर ए मंथ। ठीक है, ये भी मंथ का, तो कुछ कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, जैसे ईयर हो गया या ईयर से मंथ वीक कुछ भी नहीं, सारा चीज मंथली दिया हुआ है। डीएनएस अलाउंस 50-50%। तो डीए कुछ बोला नहीं है तो भी क्या होगा, बेसिक पे ही होता है। ठीक है, 50% ऑफ बेसिक वेजेस। डीएनएस अलाउंस बोल देता है कि इतना 50% 10% जो भी है बेसिक वेजेस है। इसके साथ कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, ये वाले क्वेश्चन में नहीं इसमें नहीं किया था, चलो इसमें डायरेक्टली दे रखा था, तो जैसे बोलेगा वैसे हमें करना पड़ेगा। कुछ नहीं बोलेगा तो बेसिक पे होगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ 50% बता दिया लेकिन किस पे देना है वो नहीं बताया, तो अगर इम्प्लाइड है तो वो हमेशा बेसिक वेजेस पे होगा। तो इसका 50% 5,000, इसका 50% 8,000, ये मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, अच्छा, और ओवर टाइम। ओवर टाइम जो है वो ए का होगा, तो हम यहाँ पर ओवर टाइम लिख देते हैं पहले। ओवर टाइम ये सिर्फ ए के कॉलम में जाएगा, तो जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो लिख देंगे, यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा, अब ये जो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इनको पीएफ में और ईएसआई में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में, तो क्या इससे इनका सैलरी कम होगा? मतलब एक्चुअली प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन होता है जो वर्कर खुद करता है, जैसे अगर तुम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और तुम लोग का सैलरी 10,000 है और तुम लोगों को पीएफ में कंट्रीब्यूट करना है, क्या वो सैलरी से कट करके ही दिया जाता है? मतलब अगर किसी का 10,000 सैलरी है और उसे हर मंथ अपने पीएफ में उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जितना इंप्लॉय करेगा। सपोज इंप्लॉय अगर 200 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इंप्लॉयर को भी 200 रुपए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इंप्लॉय कहां से कंट्रीब्यूट करेगा? वो क्या मंथली घर से 200 रुपए लेके आएगा? बिल्कुल नहीं, ये 10,000 से 200 रुपए काट के उसे सैलरी दिए जाएंगे। यानी कितना, ये कुछ हो जा रहा है 9,800। 9,800 इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इम्प्लॉय है वो, उसको सैलरी बोला गया था 10,000, क्योंकि पीएफ में उसका 200 कंट्रीब्यूशन चले जा रहा है तो उसको सैलरी 10,000 की जगह 9,800 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या करें? इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? यानी जो वर्कर ए है वो बोलेगा मुझे 10,000 मिलेगा, मुझे 5,000 मिलेगा, और जो ओवर टाइम है वो कैलकुलेट नहीं किया है, कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा ओवर टाइम कितना मिलेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा वो नहीं ले जा पाएगा। क्यों नहीं ले जा पाएगा? क्योंकि उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टूवर्ड्स पीएफ एंड टूवर्ड्स ईएसआई। ठीक है, तो जैसे देखो ये बी का देख लेते हैं पहले। बी का 16,000 और 8,000 टोटल कितना हो रहा है? 24,000। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वेजेस। ए का नहीं कैलकुलेट किया अभी मैंने, ओवर टाइम करने के बाद कर देते। ठीक है, एक बी का दिखा देते कैसे हो रहा है। तो ग्रॉस वेजेस हो गया 24,000, लेकिन ये पूरा 24,000 नहीं लेके जा पाएगा, मतलब इसको मिलेगा ही नहीं 24,000। जो कंपनी में वो काम कर रहा है वो पहले ही बता देगा कि पीएफ में इतना कंट्रीब्यूशन है, ईएसआई, ये सब पहले ही बता दिया जाता है। तो इसका मतलब 8% और 2% इसके यहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो यहाँ से लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब बी बोलेगा मेरा अर्निंग 24,000 नहीं होगा, उससे थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूट करना है। कहां पर? कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ में कितना करना पड़ेगा? पीएफ में करना पड़ेगा बेसिक का 8%। तो बेसिक वेजेस इसका कितना था? 16,000। 16,000 का 8%, यहां पर दिखा देते हैं 1200। 8%। हाँ, बेसिक वेजेस 1280। इतना पैसा वो नहीं ले जा पाएगा, इतना उसका डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा, और क्या देना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई।
तो ESI में कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? 2% ऑफ बेसिक वेजेस, तो वो भी कट हो जाएगा। तो 2% कट हो जाएगा, तो 16,000 का 2%, तो ये हो जाएगा 320। हाँ 320, ठीक है। तो इसका अर्निंग मतलब नेट वेजेस कितना हो जाएगा? इसका नेट वेजेस ये पूरा नहीं मिलेगा, ये कम हो जाएगा, तो माइनस करने से पता चल जाएगा 400। अच्छा 22,400, ये हो गया नेट वेजेस, ठीक है। अच्छा ये ए का भी हम लोग लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन टू PF 8% ऑफ बेसिक, यानी 10,000 का 8%, 800। अच्छा, और ESI जो है 2% ऑफ बेसिक वेजेस, यानी 10,000 का 2% कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। लेकिन ओवर टाइम नहीं कैलकुलेट किया ना, तो अभी इसका टोटल नहीं लिख सकते हैं, तो नेट वेजेस हो जाएगा इतना। अच्छा, अब हमें ओवर टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओवर टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओवर टाइम कितना पेमेंट करना पड़ेगा? ओवर टाइम का पेमेंट हो जाएगा, ओवर टाइम इज पेड एट डबल टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस, नॉर्मल वेजेस कितना है? 10,000, डियरनेस अलाउंस कितना है? 15,000। क्यों ए का ही कैलकुलेट करें? क्योंकि ए ने ही ओवर टाइम किया है, तो ओवर टाइम जो है उसका कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल वेजेस का डबल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ओवर टाइम इक्वल टू बेसिक प्लस DA इसका डबल, तो 2 इंटू बेसिक है 10,000 और DA है 5,000, तो ये हो गया 15,000 इंटू 2 यानी 30,000, ठीक है। ये 30,000 हो जाएगा। अब ये 30,000 जो मिल रहा है, ये कितने घंटे काम करने के लिए मिल रहा है? मंथली 200 आवर्स काम होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आइडल टाइम वगैरह नहीं बताया है, तो 200 आवर्स काम होता है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेजेस पर आवर, तो ₹30,000 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 30,000 डिवाइडेड बाई नहीं कर सकते, वेजेस पर आवर कैलकुलेट, ओवर टाइम वेजेस 30,000 हो रहा है, ये टोटल 30,000 निकल के आया है। लेकिन अगर हम लोग इसको टाइम वाइज भी देखना पड़ेगा ना, डबल मिलेगा, लेकिन ओवर टाइम तो 10 घंटा हुआ है, तो अगर 10 घंटा ओवर टाइम हुआ है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल वेजेस है, वेजेस पर आवर कितना होगा। एक काम करते हैं, ये ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन गलत हो गया, इसको ऐसे करके लिखते हैं पहले, थोड़ा सा इसे चेंज करेंगे, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आएगा बाद में। पहले इसको लिखेंगे वेजेस पर आवर, यहाँ पर निकालते हैं नॉर्मल वेजेस पर आवर, तो नॉर्मल वेजेस मतलब हमेशा बेसिक प्लस DA होता है, तो 15,000 कितना घंटा काम करने के लिए? 200 घंटा, तो ये हो गया 75, हाँ 75 पर आवर, ठीक है। ये नॉर्मल वेजेस है। और ओवर टाइम वेजेस क्या हो जाएगा? ओवर टाइम वेजेस पर आवर हो जाएगा डबल ऑफ नॉर्मल वेजेस, तो 2 इंटू 75, 150 पर आवर, ठीक है। तो ओवर टाइम में मिलेगा कितना? ओवर टाइम वेजेस, तो अब हम लोग निकालेंगे टोटल ओवर टाइम वेजेस। अब ये तो 1 घंटे ओवर टाइम करने पे 150 रुपए मिलते हैं, और इसने ओवर टाइम कर रखा है 10 घंटा, तो कितना मिलेगा? ज्यादा। ये तो 1 घंटा करने पे मिलेगा, 10 घंटा करने पे इंटू करने से पता चल जाएगा कितना होगा। 1500 आवर मिल गया। ओवर टाइम कितना होगा? 1500 आवर, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 1500 आवर हमारा ओवर टाइम हो जाएगा। तो ये वर्किंग नोट 1 कर देते हैं, वहां पर इसको वर्किंग नोट 1 लिख देते हैं। अब इसका भी कैलकुलेशन हो जाएगा, 1500 और 5,000 मतलब 6,500, 16,500 होना चाहिए,
16,500। 16,500 ग्रॉस वेजेस है, लेकिन ये पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा, ये 1,000 रुपए यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब 15,500 हो जाएगा। नेट वेजेस जो है 15,500 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जॉब पे अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, जैसे जॉब एक्स, जॉब वाई, जॉब जेड जो है ये कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर ए मंथ। ये तो हम लोगों ने कर लिया, अर्निंग ऑफ ए एंड बी फॉर ए मंथ, ठीक है, एक मंथ का पर्टिकुलर, एक मंथ का ए और बी का अर्निंग कितना है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। वैसे तो अर्निंग 16,500 और 24,000 था, क्योंकि कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ और ईएसआई था, तो वो रिड्यूस होकर नेट वेजेस 15,500 एंड 22,400 हो गया। इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन भी बोला है, एंड एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड में कितना कॉस्ट इंक्लूडेड हुआ है, मतलब एक्स वाई जेड में ए वर्कर और बी दोनों ने ही काम किया है, तो एक्स जॉब में जो लेबर कॉस्ट लगा है उसमें ए को कितना दिया हम लोगों ने, बी को कितना दिया, मतलब अगर एक्स जॉब को पूरा करने के लिए जितना भी पैसा लगा है उसमें ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, ये अलग से कैलकुलेट करके हमें दिखाना पड़ेगा। या फिर ऐसे मान लो कि एक्स जॉब में जो भी खर्चा हुआ उसमें ए का कितना है पेमेंट, बी का कितना है, ठीक है, एक ही बात है, जैसे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो ये एक और एक आंसर बोला है यहाँ पर, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, अभी तो हम लोगों ने देखा कि एज ए एम्प्लॉय हम लोगों ने देखा कि ए बी का अर्निंग क्या है, अब हम लोग देखेंगे एज ए एम्प्लॉयर, ठीक है, कितना कॉस्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, मतलब कंपनी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले ग्रॉस वेजेस, ठीक है, ग्रॉस वेजेस कितना है 16,500, ये इंक्लूडिंग ओवर टाइम है, और यहाँ पर है 24,000, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम। तो ओवर टाइम को अगर हटा देते हैं यहाँ पर हो जाएगा 15,000 और ये हो गया 15,000 और 24,000। अच्छा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब इंप्लॉय सोच रहा है कि उसे ए और बी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसे ए को पेमेंट करना पड़ेगा 15,000, ठीक है, अभी मैंने ओवर टाइम नहीं लिया है, दोनों जगह पे बराबर किया, ओवर टाइम को एक्सक्लूड किया है कि ए को 15,000 देना पड़ेगा, बी को 24,000, लेकिन इतने से ही नहीं हो जाता है, एक ऐसा भी खर्चा है जो पॉकेट में डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये इनके पॉकेट में डायरेक्टली जाएगा, लेकिन पॉकेट में डायरेक्टली नहीं जाएगा, लेकिन इन दोनों के नाम पे जमा करना पड़ेगा, दैट इज पीएफ का कंट्रीब्यूशन और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन, जो कितना अमाउंट होगा, ए और बी ने खुद जितना 800, 200 और 1280 और 320, जितना जितना ए और बी ने पीएफ और ईएसआई में डाला है उतना ही इनके एम्प्लॉय को भी इनके नाम पे जमा करना पड़ेगा, ठीक है, तो एम्प्लॉय सोच रहा है कि मुझे 15,000 24,000 तो देना है, इसके अलावा भी और पैसा निकालना है, लेकिन उनको डायरेक्टली नहीं देंगे, लेकिन उनके नाम पे जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। तो एक चीज ध्यान से देखो, यहां लेकिन डिडक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ ए देख रहा है कि मुझे कितना मिलेगा, और यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर कंपनी सोच रही है कि मुझे एक वर्कर ए को रखने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, मुझे एक वर्कर ए को रखने के लिए 15,000 तो उसे देना ही पड़ेगा, प्लस 800 और 200 रुपए जो मुझे उसे डायरेक्टली अभी तो नहीं देना है, लेकिन फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए अभी ही हर महीने मुझे निकाल के जमा करना पड़ेगा, तो ये भी खर्चा है एम्प्लॉय को देने का, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो इसीलिए यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहां पर लेस हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ क्यों लेस हो रहा है यहाँ क्यों ऐड हो रहा है, बिल्कुल ये लॉजिकल है कि यहाँ पर ए चेक कर रहा है कि मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे ये पैसा कंपनी को देना पड़ेगा, तभी तो जाके वो पीएफ में जमा करेगी, उसी तरह से यहाँ पर कंपनी को भी अपने जो पैसे हैं वो यहाँ से देने पड़ेंगे, ताकि वो पीएफ और ईएसआई में अपना वाला कंट्रीब्यूशन दे पाए, क्योंकि ये ऐसा ही कंट्रीब्यूशन होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही करते हैं। तो यहाँ पर 1280 और 320, तो टोटल हो जाएगा, ये हो गया 16,000 और ये हो जाएगा 1500, 24, 25,000
आवर 25,600। अच्छा, और वर्किंग आवर्स जितना है, वर्किंग आवर 200 और 200 घंटे, तो वेजेस रेट पर आवर तो डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 रुपीज 80 पर आवर, और ये हो जाएगा 128 पर आवर। 120। हाँ, अच्छा, अब यहाँ से मैंने ओवरहेड को क्यों एक्सक्लूड किया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एक जॉब का जो कैलकुलेशन है, कितना कॉस्ट इंक्लूड हो रहा है वो चेक करना है, और जो ओवर टाइम है वो सारे जॉब पे नहीं हुआ है, सिर्फ जॉब वाई पे हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ओवर टाइम को हटा दिया। ओवर टाइम हटाने के बाद मैंने यहाँ पर जॉब का जो रेट है वो कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ओवर टाइम सिर्फ एक ही जॉब में है। अब देखो यहाँ पर करने से ही समझ में आ जाएगा फिर कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर लिखते हैं वर्कर ए, ठीक है, तो वर्कर ए को हम लोग दो चीज पेमेंट कर रहे हैं, एक तो ऑर्डिनरी वेजेस और एक है ओवर टाइम, ठीक है। ऑर्डिनरी वेजेस कितना, 16,000, 16,000 एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम था, तो ये हो गया 16,000, और जो ओवर टाइम था वो आया था 1500, ठीक है। यहाँ पर कॉलम कर लेते हैं टोटल वेजेस का, तो टोटल ये पेमेंट हो रहा है यानी 17,500, यहाँ पर देख सकते हो वही आया था। ये सब पीएफ वगैरह माइनस करके इतना आया था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रेट, ये तो यहाँ पर पीएफ माइनस हुआ था ना, तो ये 16,500, ये देखो 16,500 ही हो रहा है। ये क्या हुआ, 16,000, हाँ, यहाँ पर हो गया 5,000 और 1,000, 6,500, ओवर टाइम 1,500, 17,500। सिक्सटीन 10,000 प्लस 5,000, ये 15,000। अच्छा, हाँ, यहाँ पर हम लोग एक्चुअली, हाँ ये देखो, ये जो है ये तो उसका अर्निंग कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कंपनी के लिए वेज रेट पर आवर कितना आ रहा है, कंपनी के लिए वेज रेट पर आवर आ रहा है 80 रुपीज करके, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कंट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने ऐड किया है। जब यहाँ पर वर्कर का अर्निंग कैलकुलेट कर रहे तब तो वो ऐड नहीं कर रहे हैं ना, तो ये वर्कर का अर्निंग हो गया। ये हो गया कंपनी के तरफ से 1 घंटे काम करने का कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कंपनी टोटल कितना दे रही है, कंपनी टोटल का, कंपनी का बैठ जा रहा है 16,000, ठीक है। 16,000 कैसे, क्योंकि उसे 15,000 देना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ 1,000 रुपए जो अभी तो नहीं देना है लेकिन कॉस्ट तो पड़ रहा है, यानी 16,000, और जो हमारा ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम देखो दोनों जगह पे एक ही जैसा दिखेगा, 1,500 और 1,500, ठीक है। ओवर टाइम में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा हमें, ठीक है, लेकिन ये जो नॉर्मल वेजेस है उसमें डिफरेंस दिखेगा। यहाँ तो नॉर्मल वेजेस 15,000 हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर दिखा है 16,000, क्यों, क्योंकि जो कंपनी है वो अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ और ईएसआई ये भी ऐड करेगी, तो इसीलिए यहाँ पर 16,000 दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 तरह का जॉब था, जॉब जो है वो 3 तरह का था, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अच्छा, एक्स जॉब में वर्कर ए का कंट्रीब्यूशन है 40%, 30%, 30%, तो 16,000 का 40%, 16,000 जो पेमेंट हो रहा है टोटल ऑर्डिनरी वेजेस, उसका 40% एक्स जॉब में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें बोला है एलोकेट करके दिखाओ कितना कितना परसेंट हो रहा है, ये देखो एलोकेट करके दिखाने बोला है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कि एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 30%, 16,000 का 30% जो है वो वाई जॉब के लिए देना पड़ा, और 16,000 का फिर से 30% यानी 4,800 ये जेड जॉब के लिए देना पड़ा। ओवर टाइम जो है वो सिर्फ जॉब वाई के लिए किया गया है, ओवर टाइम वाज डन ऑन जॉब वाई, तो ये जो 1,500 है ना तो एक्स में कॉस्ट जाएगा ना तो जेड में जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वाई में जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग वर्कर बी का लिखेंगे।
वर्कर बी का सिर्फ ऑर्डिनरी वेजेस है। तो वर्कर बी को हम लोगों ने कितना देना पड़ रहा है, ये कंपनी देख रही है, 25,600 देना पड़ेगा। ठीक है, 25,600 ही देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसमें ये पैसा बाद में देंगे, इनडायरेक्टली पे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन हमें जोड़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 25,600, इसमें 30 कितना है, 50 20 30, तो 50%, 25,600 इसका 50%, तो 12,800, 20 30, 5120, 7680। तो टोटल वेजेस कितना लगा ये 3 जॉब करवाने के लिए, 16,000 प्लस 1500, ये तो ए के लिए ही हो जाएगा, और 25,600 बी का, यानी टोटल 43,100। और अलग अलग अगर देखें तो एक जॉब में एम्प्लॉय कॉस्ट आ जा रहा है 19,200, वाई जॉब में आ जाएगा 11,420, और जेड जॉब में आ जाएगा 12,480। तो ये हो गया एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू ईच जॉब, एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब, मतलब एक जॉब को कंप्लीट करने का लेबर कॉस्ट इतना है, वाई का इतना है, और जेड का इतना है। ठीक है, बस यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, ये दोनों चीज में हमें डिफरेंस जो है वो क्लियर रखना है। एक तो हम लोग पहले ये कैलकुलेट किए कि ए और बी का अर्निंग क्या होगा, तो ए और बी का अर्निंग ये हो रहा है 15,500 और 22,400, क्योंकि ये अपना अर्निंग बता रहे, क्या 800-200 लेस इसीलिए कर दिए क्योंकि अभी उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उनका मंथली अर्निंग क्या हुआ, बाद में जरूर मिलेगा ये 800-200, लेकिन अभी तो नहीं मिल रहा है, तो नेट वेजेस मंथली कितना मिल रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन जब कंपनी कैलकुलेट करेगी वो तो बोलेगी मेरा पूरा ही एक वर्कर को रखने का खर्चा 16,000 हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है डिफरेंस दिख रहा था। तो अब कंपनी अगर देख रही है कि ए वर्कर जो है वो 3 जॉब में काम कर रहा है XYZ, और उसके लिए मुझे 16,000 देना पड़ेगा, तो वो 16,000 के रिगार्डिंग ही यहाँ पर कैलकुलेशन करेगा, और ओवर टाइम का जो है ओवर टाइम में चला गया। ठीक है, तो ये 16,000 के रिगार्डिंग कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर 25,600 के रिगार्डिंग कैलकुलेशन होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा था, दोनों क्वेश्चन का ही आंसर हो गया कि अर्निंग कितना है और एलोकेशन कितना होगा ईच जॉब में। यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन है, ये तुम लोग नहीं कर पाओगे, हम और एक पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, और एक पीडीएफ शेयर करेंगे, वहां से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो हम बता देते हैं। ठीक है, तुम लोग कोशिश करके देख सकते हो जाएगा। इलास्ट्रेशन, वो जो पीडीएफ रहेगा वहां पर इलास्ट्रेशन 23, 24 और 25, 23, 24, 25 ये हम होमवर्क देते हैं। वो ऐसा ही एम्प्लॉय कॉस्ट का ही है, जैसे अभी हम लोगों ने बनाया, ये ऐसे क्वेश्चन ही हो गए। ठीक है, तो ये हम पीडीएफ शेयर करेंगे, जो दूसरा वाला ये वाला भी कर देंगे, उसमें इलास्ट्रेशन 23, 24, 25 ऐसा ही क्वेश्चन है, ये होमवर्क रहेगा, ये तुम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।